अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप सब लोग। आवाज क्लियर आ रही है ये बताइएगा, और स्क्रीन भी नजर आ रही है तो बताइएगा। गुड। थोड़ा सा मेरी आवाज शायद आपको सही ना लगे, थोड़ी सी काफी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जितना ज्यादा क्लियर बोल सकूंगी। अच्छा बताइएगा, स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है और आवाज आ रही है? कल कुछ लोग कह रहे थे डिस्टॉर्शन। ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सारी स्पेशलिटीज में। और इसमें आपकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, इसके अंदर याद करने वाली चीजें ज्यादा है, तो इसको अच्छा सा करना है। ठीक है, इसकी पैथोलॉजी पैथोलॉजी इजी है, लेकिन जो हम फिजियोलॉजी वाली चीजें कर रहे हैं वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझ के करेंगे और इसको आपने फिर रिवाइज भी अच्छे से करना है, समझना अच्छा है इसकी कंसेप्ट। कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, जितने हम टॉपिक करेंगे सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला टॉपिक हम करने लगे हैं लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। आपको याद रखना है हमारे पास टोटल 4 तरह के लंग वॉल्यूम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें, इस टेबल से आप कंसेप्ट बनाएंगे। आपको अगर एट द एंड ये ग्राफ आपके माइंड में रह जाएगा ना, आप ये सारे इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखने लगे हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? इसको वी टी या फिर वी टी या टी वी दोनों से शो करते हैं, दोनों ठीक टाइडल वॉल्यूम की टर्म्स है। आपने नॉर्मल ब्रीदिंग जब कर रहे हैं ना, तो जितना वॉल्यूम इंस्पायर कर रहे हैं, जितना वॉल्यूम एक्सपायर कर रहे हैं, दिस इज टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विथ नॉर्मल ब्रीदिंग इज द टाइडल वॉल्यूम। इसके बाद आपने अपने रिफ्यूलर में, ठीक है, रिफ्यूलर का पॉइंट नंबर 122 खोलिएगा। यहाँ पे आपने ना ऐड कर लेना है कि इट इज 500 ml। सही हो गया। स्टार्ट हमने किया टाइडल वॉल्यूम से। टाइडल वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल ब्रीथिंग में जितना आप इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। अगले आपके पास आता है वॉल्यूम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बाद आप कितना मजीद इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा इंस्पायर कर सकते हैं, दिस इज रिजर्व, कि आप टाइडल से ज्यादा कितना कर सकते हैं, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब हमारा ये इंक्रीज हो जाता है। एक्सरसाइज में आप डीप इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, ज्यादा वॉल्यूम ले रहे होते हैं, और ये 2 to 3 लीटर की रेंज में होता है। इनकी रेंजेस याद रह जाए, अच्छा ना रहे तो टाइडल वॉल्यूम की नहीं भूलनी। सही, 2 वॉल्यूम हमने कर लिए टाइडल, और टाइडल से ऊपर जो होगा इंस्पायरेशन में ज्यादा, दैट इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व। दूसरा आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व, सेम बात के आपने टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर कर लिया है, यहाँ तक आप आ गए हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आप एक्सपायर कर सकते हैं, देखें अगर आप अभी नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप जो इंस्पायर एक्सपायर आप नॉर्मली कर रहे हैं ना, वो है आपका टाइडल वॉल्यूम। आप एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद ट्राई करें और थोड़ी सी और एक्सपायरेशन कर सकते हैं, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्थ वॉल्यूम आपके पास है रेजिडुअल वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम होता है जो कि लंग में हर वक्त रहता है। ये लंग में एट द एंड आपने डिटेल डीप इंस्पायर भी कर लिया, एक्सपायर भी कर लिया, टाइडल वाला भी आपने एक्सपायर कर दिया, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व भी एक्सपायर कर दिया, फिर भी आपके लंग के अंदर कुछ वॉल्यूम एयर का रहता है। कितना होता है? नियरली 1 लीटर होता है, 1.2 लीटर कहीं लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि ये क्यों रहता है। ये हमारे लंग को कोलैप्स होने से बचाता है, एल्वेलाई की कोलैप्स से बचाने के लिए हर वक्त लंग के अंदर इतना वॉल्यूम रहता है। और इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि रेजिडुअल वॉल्यूम को हम स्पायरोमीट्री से मेजर नहीं कर सक रहे होते। नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्पायरोमीट्री से मेजर जब कर रहे होते हैं, हम पेशेंट को इंस्पायर करवाते हैं, एक्सपायर करवाते हैं, और हम मेजर कर रहे होते हैं कितनी गैसेस एक्सपायर होती हैं, मतलब गैस मेजर करते हैं। अब रेजिडुअल वॉल्यूम ने बाहर नहीं आना, वो लंग के अंदर रहना है, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारे पास जिस जिस फार्मूला के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा,
हम उसको मेजर नहीं कर सकेंगे। सही हो गया, चारों वॉल्यूम हमें पता चल गए कौन कौन से होते हैं। वैल्यूज दोबारा बता दो। हाँ जी, वैल्यू वैसे आपने याद रखनी है मेनली टाइडल वॉल्यूम की पेपर वाइज, दैट इज 500 ml। बाकी इंस्पायरेटरी रिजर्व 2 to 3 लीटर होती है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व और एट द एंड कौन सा था, रेजिडुअल, ये दोनों 1.2 लीटर लिखी हुई है बुक्स में, लेकिन ये कभी पेपर में आई नहीं है। 3300, हाँ जी, 33 इसी की रेंज में होगा। मैं आपको जो बता रही हूँ मैंने की थी फास्ट रेट में से, ये आप किसी भी और बुक से। एट द एंड पेपर वाइज ना आपने वीटी और टीएलसी ये दोनों नहीं भूलनी, ये आपके पेपर में बहुत दफा आएगी। ठीक है, वॉल्यूम्स आपको पता चल गए। आगे हम देखते हैं कैपेसिटीज। टू और मोर देन टू कैपेसिटीज को जब आप सम लेते हैं तो आपको, वॉल्यूम्स को जब आप सम लेते हैं तो हमारे पास कैपेसिटीज आती हैं। अब कैपेसिटीज भी हमारे पास 4 हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये देखें कौन कौन से वॉल्यूम इसमें आ रहे हैं। नंबर 1 टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एज अ होल हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में कितनी कैपेसिटी है कि वो इंस्पायर कर सकते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम को भी हम इंस्पायर कर सकते हैं और उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व को भी कर सकते हैं। दिस इज आवर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद हमारे पास आती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें कौन कौन सी दो चीजें आ रही हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो अगर आपको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का फार्मूला पूछा जाए तो आपने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम रखना है, और चूंकि अब इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आ गया, याद रखना है कि हम इसको भी स्पायरोमेट्री पे मेजर नहीं कर सकेंगे। थर्ड वन आपके पास है वाइटल कैपेसिटी, जिसको आप FVC भी कहते हैं, ठीक है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, सेम होगी। इसके अंदर आपके पास है 3 चीजें। नंबर 1 टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, अगर नीचे से हम शुरू करें, ये वाली लाइन है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन 3 को अगर हम मिलाते हैं हमारे पास वाइटल कैपेसिटी आती है। और टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर चारों वॉल्यूम्स, ये चारों ऐड करने, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। अब टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर भी रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, इसलिए हम टोटल लंग कैपेसिटी को भी स्पायरोमेट्री में मेजर नहीं कर सकेंगे। आपके पास अब 3 चीजें आ गई जो आपको पता है, जो आप स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते। टोटल पहले नंबर पे रेजिडुअल वॉल्यूम और 2 कैपेसिटीज, टोटल लंग कैपेसिटी और फोर्स्ड वो वाली फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। हाँ, हाँ जी, RV, FRC एंड TLC, टोटल लंग वाली, ये तीनों आप मेजर नहीं कर सकते। ये ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये वाला टेबल आपको याद रहेगा, आप आगे कंटिन्यू रखेंगे। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ देखें, सेम बातें हैं। Tidal volume inspired and expired with the each normal breath, inspiratory reserve volume inspired over and above the tidal volume, आपको पता है उसके बाद, और एक्सपायरेटरी भी tidal के बाद जितना एक्सपायर होता है, रेजिडुअल जो बाद में बच जाता है लंग के अंदर, ठीक है। किस किस को ऐड करके आपकी लंग कैपेसिटीज बनती है। ये टेबल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। अब हम देखते हैं हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। रिफिला का सेम पॉइंट हमारा कंटिन्यू चल रहा है। पर्सन इंस्पायर्ड फोर्सफुली एंड देन एक्सपायर्ड एज अ नॉर्मल ब्रेथ, तो कौन सी कैपेसिटी यूज होगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या किया है, फोर्सफुली इंस्पायर किया और नॉर्मल एक्सपायर किया, तो उसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम भी एक्सपायर हुआ है, साथ में सॉरी टाइडल वॉल्यूम भी था और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी था। टाइडल प्लस इंस्पायरेटरी दोनों मिलकर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बना देते हैं। रन को कोलैप्स से कौन सा बचाया था, रेजिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर मैक्सिमली एक्सपायर्ड आफ्टर द डीप इंस्पिरेशन इज द वाइटल कैपेसिटी, सेम बातें जो हमारे पास ऊपर आप देखें टेबल में लिखी गई हैं। FRC क्या होती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम को
के बाद जो हमारे लंग में बच जाती है ना। टाइडल के बाद अगर हम देखें हमारे पास इसी जो हमने अभी ग्राफ देखा है, इस ग्राफ के अंदर हमें नजर आई है। जब ये अब आपने इंपॉर्टेंट बात यह रखनी, जब रेस्पिरेटरी मसल रिलैक्स होते हैं उस वक्त हमारी फंक्शनल रेजर्वोयर कैपेसिटी वर्क कर रही होती है। डायफ्राम की कंट्रैक्शन की वजह से लंग का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अगर एक पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, लंग की कैपेसिटी आपने इंक्रीज की है, कैपेसिटी इंक्रीज से टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। तो इसमें हम क्या मेजर कर रहे होते हैं, जब हम टाइडल वॉल्यूम और लंग की कैपेसिटी को देख रहे होते हैं, हम लंग की कंप्लाइंस को देख रहे होते हैं। ठीक है, कंप्लाइंस क्या होती है? कंप्लाइंस में असल में हम वॉल्यूम को, ठीक है, हम प्रेशर को चेंज करते हैं, वॉल्यूम में प्रेशर को चेंज करते हैं लंग के ऊपर, और हम देखते हैं कि वॉल्यूम के ऊपर क्या चेंज आई हुई होती है। इसलिए कैपेसिटी का जो फार्मूला भी होता है, कंप्लाइंस का जो फार्मूला भी होता है वो क्या होता है? कंप्लाइंस इज इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम ओवर प्रेशर। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी वॉल्यूम ओवर प्रेशर था, तो आपने कंप्लाइंस चेक किया। और इसकी इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जब भी किसी की कंप्लाइंस, आपने जो कंप्लाइंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात अपने ज़हन में याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जब कंप्लाइंस ज्यादा होती है, जब भी कंप्लाइंस ज्यादा होती है तो लंग को फिल करना इजी हो जाता है। फंक्शनल रेजोनेंस कैपेसिटी आपको पता है। ये वाले पॉइंट्स करने से पहले हमें ये पढ़ना है। देखिए FeV1 क्या होती है? जब हम नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शनल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 मिनट 1 सेकेंड, एक सेकंड के अंदर आपने जितना वॉल्यूम एक्सपायर किया है दैट इज द FeV1। और नॉर्मली ये 80% होता है। अभी कहीं पे 70 लिखा हुआ है, कहीं पे 80, दोनों नॉर्मल है आपके पास जो आंसर में होगा। ठीक है, मैंने BRS से लिया, BRS में 80 है, और ये 80% किसका होता है? फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी का। तो जब हम इसकी रेशियो निकालते हैं FeV1 और FVC, तो हमें नॉर्मली 0.8 मिलती है। आपने इसको याद के रखना है, इसके साथ डिजीजेस कैसे कहते हैं। जब हमारे पास पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज वाला होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है? अस्थमा है, COPD है। इसके अंदर आपकी ये दोनों चीजें रिड्यूस होती हैं। एज अ होल FeV1 भी डिक्रीज होगी, FVC भी डिक्रीज होगी। लेकिन ठीक है, अस्थमा वाली अगर हम एग्जांपल देख रहे हैं या कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज देख रहे हैं, दोनों डिक्रीज हुई हैं, लेकिन FeV1 ज्यादा डिक्रीज होती है। ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। जब रेशो के अंदर ऊपर वाली चीज ज्यादा डिक्रीज होगी तो एज अ होल रेशो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि रेशो आपको 0.8 से कम मिलेगी एस्मा COPD के केस में। वाइल इन द केस ऑफ रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस, जैसे कि हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? कोई भी फाइब्रोसिस जो क्रिएट कर रही होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सिलिकोसिस का पेशेंट है, सार्कोइडोसिस का पेशेंट है, जिसके भी अंदर फाइब्रोसिस हो रही है, फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में भी दोनों चीजें डिक्रीज होनी है, लेकिन FVC ज्यादा डिक्रीज होती है। जब वो ज्यादा डिक्रीज होती है तो रेशो आपको इंक्रीज मिलेगी। रेशो में नीचे वाली चीज ज्यादा डिक्रीज होती है तो रेशो इंक्रीज मिलेगी। FRC अगर आपको याद रह जाए, फंक्शनल रेजोनेंस कैपेसिटी कर लें पेपर में, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ये रेशो और ये चीजें तो बिल्कुल नहीं भूल जाए। ठीक है, इसी के बेस पे आप देखेंगे कि आप डिफरेंट डायग्नोसिस बना रहे होंगे पेपर में क्वेश्चन के। देखिए, ब्रोंकियल एस्थमा के अंदर आपको क्या मिलता है? FeV1 ओवर FVC डिक्रीज मिलती है। अब एस्थमा के अंदर नॉर्मल हमने कितना कहा? कुछ बुक में 80% है, कुछ में 70% है। एस्थमा के केस में आपको कम होते होते 65 से कम मिलती है, तब आप डायग्नोसिस बनाते हैं। तो FeV, आपने ऑब्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज का डिफरेंस करना है तो आप FeV1 ओवर FVC रेशो करवाएंगे। एस्थमा में आपको 65 से कम। वेंटिलेटर के ऊपर भी एक नई बात है, पेशेंट है वेंटिलेटर के ऊपर, आपने वेंटिलेशन से पीप दिया है, पॉजिटिव प्रेशर दिया है, पॉजिटिव एक्सपायरेटरी फोर्स दी है, तो उसकी वजह से जब पॉजिटिव प्रेशर लगता है ना वेंटिलेटर के ऊपर, तो उसकी बॉडी के अंदर गैस रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसको हाईलाइट कर लिए। बाकी एस्थमा मिडिल साइज ब्रोंकस का होता है, टोटल लंग कैपेसिटी 6 लीटर होती है।
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का आपका फार्मूला आता है, वाइटल कैपेसिटी जब 80% से कम हो तो दैट इज रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर एफ, ठीक है, अब ये एक देखिए चेंज डिजीज है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर FEV1 और एफ आर सी क्या वो चेंज नहीं होती, लेकिन सीओपीडी क्या थी, ऑब्स्ट्रक्टिव वाली डिजीज थी। ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर FEV1 FVC डिक्रीज होती है। आपने मेन चेंजेस टेबल से कर ली, उसके अलावा आपने एक नया पॉइंट ये देखा है कि रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस के अंदर FEV1 ओवर FRC चेंज नहीं होती। सही, ये वाली चीजें आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये हमारा अगर पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है, ओके मैं वो भी कर देती हूँ। ठीक है, पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है तो आपने जब उसे पॉजिटिव प्रेशर देते हैं ना, पॉजिटिव प्रेशर देने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर गैस की रिडिस्ट्रीब्यूशन होती है। गैसेस दे रहे हैं ना वेंटिलेटर के थ्रू, तो वो प्रेशर की वजह से रिडिस्ट्रीब्यूट करने लग जाती है बॉडी में। FEV1 FVC रिपीट कर दूं, ठीक है। लेकिन बेसिकली हमने अभी तक क्या देखी, हम रेशो लेते हैं FEV1 ओवर FVC। FVC हमें पता है क्या होती है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, वाइल FEV1 क्या होती है, जब एयर मूव कर रही है लेग से बाहर उस वक्त 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड के अंदर कितना वॉल्यूम एयर का आउट हो। इसकी जब हम रेशो लेते हैं तो ये नॉर्मली हमारे पास 80% आती है। ठीक है, या अगर हम परसेंट खत्म करें तो रेशो फॉर्म में हमारे पास 0.8 आती है। अब हमें इसकी बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पेशेंट को हमारी डिजीज ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है या रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है। इन द केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, जिनकी एग्जांपल हमारे पास एस्थमा है, COPD है, दोनों चीजें डिक्रीज होती हैं। ठीक, FEV1 भी डिक्रीज हुई है, FVC भी डिक्रीज हुई है, लेकिन FEV1 जो है वो ज्यादा डिक्रीज हुई है। ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी। जब रेशो में एक चीज बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी ऊपर वाली, ठीक है, रेशो निकालते हुए ऊपर वाली चीज बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी तो हमारी एज अ होल रेशो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मैथ्स वाली बात है ना, ऊपर वाली चीज ज्यादा डिक्रीज होती है तो रेशो एट द एंड डिक्रीज आंसर आता है। वाइल तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज का कोई भी पेशेंट देंगे तो उसमें नॉर्मली 0.8 से उस पेशेंट में कम होगी रेशो। वाइल इन द केस ऑफ रिस्ट्रिक्टिव डिजीज भी दोनों ने डिक्रीज होनी है, लेकिन FVC बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी। जब ये बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से अब रेशो में नीचे वाली चीज बहुत कम हो जाए तो रेशो तो ज्यादा बनेगी ना। जब आप डिवाइड करेंगे नीचे वाला ऑप्शन बहुत कम हो तो आपकी रेशो इंक्रीज मिलेगी। ये आपने याद रखने के लिए इस टेबल को आप यूज कर सकते हैं। एट द एंड आपको याद क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में FVC ओवर FEV1 ओवर FVC रेशो डिक्रीज होती है। फाइब्रोसिस मतलब रिस्ट्रिक्टिव डिजीज के अंदर इंक्रीज होती है। इट मे बी नॉर्मल, लेकिन हमारे पेपर में हमेशा इंक्रीज वाला ही आता है। ठीक हो गया भाई यहाँ तक, बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रख दिया। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। आज थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ठीक है, लंग के ऊपर टाइम लगेगा तो अच्छा से इसको समझते हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है डेड स्पेस। डेड स्पेस हमारे पास दो तरह की होती है। डेड स्पेस होती क्या है, देखें, एयर हमने इंस्पायर की, अब उसमें से सारी जो एयर होती है ना वो एक्सचेंज नहीं होती। नॉर्मल एक बंदा देख रहे हैं आप, एनाटॉमिकली देख रहे हैं, हमारी एयर नोज से जाएगी, होते होते एल्विलाई तक जाएगी। तो कल जब हमने जोन्स पढ़े थे, हमने कहा था डिस्ट्रीब्यूट, वो कंडक्टिंग जोन होता है और उसके बाद रिस्पिरेटरी जोन होता है। रिस्पिरेटरी जोन में तो होता है गैस एक्सचेंज, लेकिन जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग जोन पढ़े थे कल थॉरैक्स की एनाटॉमी पढ़ते हुए, कंडक्टिंग जोन के अंदर एक्सचेंज नहीं होता। तो जितनी एयर कंडक्टिंग जोन में रहती है ना उसमें एक्सचेंज नहीं होता।
और उसको फिर कहते हैं डेड स्पेस, और उसका वॉल्यूम नॉर्मली एक एडल्ट के अंदर 150 ml होता है। दूसरी आपके पास चीज होती है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्या होता है, हमारे पास हम फंक्शनली मेजर कर रहे होते हैं लंग का कौन सा पार्ट जो है वो फिजियोलॉजिक एनाटॉमिकल तक सही, एनाटॉमिकल के अलावा भी क्या लंग के अंदर से कोई पार्ट है जो कि जहाँ पे गैस एक्सचेंज नहीं हो रही है या नहीं। अगर है, नॉर्मल पर्सन है उसमें नहीं होगा, उसमें फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एनाटॉमिकल डेड स्पेस इक्वल होगी, क्योंकि उसका लंग नॉर्मल है, पूरे लंग के सारे एल्वुलाई में गैस एक्सचेंज हो रही है। लेकिन अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई डिफेक्ट है, वीक्यू डिफेक्ट हो गया, डिटेल्स हम आगे देखेंगे, फिर उसके अंदर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि उसके अंदर एनाटॉमिकल वाले में भी चेंज नहीं हो रहा, और लंग का भी कोई पार्ट जो डैमेज है, जहाँ पे कोई डिजीज है, और वहां पे भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। आपके पास इंपॉर्टेंट चीज ये फार्मूला है, इस फार्मूले को नहीं भूलना है, इधर से बहुत दफा क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेट करने के। क्या है, आपने जब आपने फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस मेजर करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास एनाटॉमिकल डेड, सॉरी, टाइडल वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है, साथ में आप क्या पता होना चाहिए, PaCO2। PaCO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आर्टीरियल ब्लड में कितनी है, माइनस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर्ड एयर में कितनी है, डिवाइडेड बाय PaCO2। दोबारा से, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रहेगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस आएगी। ये क्वेश्चन कई दफा आया हुआ है। अब आप डिफरेंट जगहों पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, आपको एक चीज मिलेगी, यहाँ पे रिफ्यूला में आया हुआ, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दी हुई होती हैं, या आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा, ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई होती हैं जब क्वेश्चन आता है पेपर में। आप डिफरेंट जगहों पे कर रहे होंगे ना, वहां पे आपको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ मिसिंग मिलेगा, तो आपने उस पर परेशान नहीं होना, वो रिकॉल वालों का मतलब है, उन्होंने कुछ ना कुछ मिसिंग कर दिया है, ठीक है। एक चीज हो सकती है कि टाइडल वॉल्यूम मिसिंग हो, तो उस पर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने याद क्या किया, टाइडल वॉल्यूम अगर हमें नहीं दिया होगा, हमने एक एवरेज याद कर लिया 500, वो आपने कर देनी है। लेकिन अगर आपके पास PaCO2 PeCO2 वहां पे मिसिंग है, तो आपने परेशान नहीं होना, वो क्वेश्चन में गलती है। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, देखिए फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस ये है कि एनाटॉमिकल आपको समझ आ गई, हमारी कंडक्टिंग जोन में, कंडक्टिंग जोन के अलावा भी लंग का कोई पार्ट अगर है जहाँ पे गैस एक्सचेंज नहीं हो रही, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, और उसको हम मेजर कर सकते हैं इस फार्मूले से। वो लंग का पार्ट क्यों है, मे बी लंग की कोई डिजीज है, मे बी वेंटिलेशन का कोई मसला है, कोई भी इशू है जिसकी वजह से, उसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और 2 मिनट की ना ब्रेक लेंगे, ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन दो, थैंक यू सो मच।
ओके जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, डेड स्पेस का अब आपको इम्पोर्टेंट चीज फार्मूला याद रखना है। डेड स्पेस रिलेटेड कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं। रेफ्यूलर में जो फर्स्ट कैलकुलेशन वाला चैप्टर है वहां पे देखें 13th पॉइंट है। वो आपको क्या दे रहे हैं, वी डी ओवर वी टी। उन्होंने बताया क्या कि आपने फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस मेजर करनी है। आपको PaCO2 भी दे दिया और एल्वियुलर से जो एक्सक्रीट हो रही है PeCO2 दोनों दे दिए। ठीक है, ये फार्मूला इसमें पुट करेंगे, लेकिन एक चेंज है। उन्होंने आपको PeCO2 किस फॉर्म में दी है, 0.3 कर दी हुई है। अच्छा सॉरी, सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, 45 30 इसी फार्मूला में आप पुट करेंगे, आपके पास आंसर 0.33 आ जाएगा। इस फार्मूले को बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक, अब हम ये देख रहे हैं कि एक हमारे पास कार्डियो और एक रेस्पिरेटरी, इसके फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। अब हम देख रहे हैं डेड स्पेस किस फैक्टर इंक्रीज करता है, कौन सा फैक्टर डिक्रीज करता है, ये अब आपने याद रखने हैं। जिनमें से बाकी सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। एम्फाइसीमा इंक्रीज करता है, नेक्स्ट एक्सटेंशन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ETT, स्टैंडिंग, स्मोकिंग। जो हाइपोटेंशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर वाइज। बार बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हाइपोटेंशन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। इसके अलावा ये सारी डिजीजेस, नमोनिया, ARDS, ब्रोंकाइटिस, एस्मा, कार्डियक फेलियर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, देखें तो एटिलेक्टेसिस के अलावा ना बाकी सारी डिजीजेस जो लिखी हुई हैं वो इंक्रीज करती हैं, एटिलेक्टेसिस डिक्रीज करता है। यहाँ से एटिलेक्टेसिस का क्वेश्चन बहुत दफा आया हुआ है, ट्रेकियोस्टमी का क्वेश्चन बहुत दफा आया हुआ है, और सुपाइन पोजीशन का बहुत दफा आया हुआ है। अगली आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, एक्चुअली जो कंसेप्ट है वो ये है कि पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग का डेड स्पेस पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, पैटर्न डिफरेंट दिए हुए होते हैं और लिखा हुआ होता है कि इनमें से किसको डेड स्पेस चेंज नहीं करेगी। तो ये एक चीज हर बुक में, रफी में, AA में, सब में ये लिखा हुआ है, इसका कंसेप्ट कोई नहीं है। आपने जस्ट रट्टा लगाना है कि आंसर यही है कि शैलो ब्रीथिंग चेंज नहीं करती। ब्रोंको डायलेशन में क्यों कंस्ट्रिक्शन इंक्रीज होती है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी तो हमारे एयर कम पहुंचेगी ना, एयर एक्सचेंज के लिए कम अवेलेबल होगी नहीं। ये बात भी आपकी सही है, लेकिन इसको देखते हैं। आपकी रक्षा बात सही है, लेकिन अब मेरा जो अभी तक कंसेप्ट था वो रफी के ऊपर था, तो इस चीज को ना ये कहते हैं कि कंफर्म करते हैं पेपर वाइज भी। तो इसको फिर मैंने आपको कंफर्म करके कहीं से अच्छा सा पढ़ के मैं ग्रुप में बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर जवेदा, डेड स्पेस डिक्रीज कैसे होती है? देखिए, एक डेड स्पेस है एनाटमिकल, एनाटमिकल वाले के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो तो नेट नहीं है ना। दूसरी जो फिजियोलॉजिकल है, दैट इज अ फंक्शनल मेजरमेंट, वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी, और वही है जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वो किस पर डिपेंड कर रही है जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन पे ना, हमने फार्मूला देखा है। तो किस केस के अंदर एक्सचेंज अच्छा हो रहा है, किसके अंदर नहीं हो रहा है, इसकी बेस पे चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये क्वेश्चन देखें, सीओपीडी में हमने क्या, सीओपीडी में क्या होता है? अच्छा, ये वीक्यू रेशियो को यहीं पे दे दिया है, देखें वीक्यू रेशियो क्या होती है? वेंटिलेशन ओवर परफियन रेशियो। वेंटिलेशन कितनी एयर वेंटिलेट हो रही है, परफियन कितना ब्लड आ रहा है, दोनों एक्सचेंज हो रही है। नॉर्मली वीक्यू रेशियो जो होती है वो 0.80 होती है, जबकि सीओपीडी के अंदर
इट विल डिक्रीज और 0.1 तक चली जाती है। आगे डिटेल से वीक्यू रेशियो को पढ़ेंगे। ठीक है, सीओपीडी में क्या हुआ है कि परफियन ठीक है, ब्लड बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन ऊपर वाला पैरामीटर डिक्रीज हो गया, वेंटिलेशन सही नहीं हो रही, तो रेशियो एट द एंड डिक्रीज हो जाएगी। इन्होंने सारे इधर ही क्वेश्चन दे दिए, मैं डेड स्पेस के साथ पढ़ लेते हैं। पल्मोनरी एडिमा में भी सेम क्या होगा, ब्लड आया है लेकिन एक्सचेंज नहीं हो रहा, एयर डिक्रीज हो रही है, वेंटिलेशन डिक्रीज हो रही है, तो वीक्यू रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। जब वीक्यू रेशियो 0 होती है तो फिजियोलॉजिकल शंट होता है। देखिए वीक्यू रेशियो 0 होने का क्या मतलब है, वी क्यू रेशियो है ना, वी ओवर क्यू, वी क्या है वेंटिलेशन, क्यू परफियन, कितना ब्लड आ रहा है। वी क्यू रेशियो 0 होने का क्या मतलब है, रेशियो में ऊपर वाली चीज कम हो गई है या बिल्कुल 0 हो गई है। ऊपर क्या था वेंटिलेशन, कब कब वेंटिलेशन वी क्यू रेशियो 0 हो सकती है, एयर में ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, एल्विलाई काम नहीं करे, कोई डिजीज एल्विलाई की हो सकती है, इन सब केस के अंदर वीक्यू रेशियो 0 होगी। अब जब वीक्यू रेशियो 0 होगी, ब्लड आया है लेकिन ऊपर से ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, एयर ही नहीं आ रही, वेंटिलेशन ही नहीं हो रही, तो जैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था वैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा वो वापस, दोबारा हार्ट में, हार्ट से सिस्टम में चला जाएगा, आर्टरीज में। इस चीज को हम फिजियोलॉजिकल शंट कहते हैं। डेड स्पेस में इंक्रीज हो जाती है, शैलो ब्रीदिंग, ठीक है, हमने कहा कि पैटर्न का वैसे इफेक्ट नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन आ जाए तो आपने शैलो ब्रीदिंग पिक करना है। सीओपीडी में वीक्यू रेशियो कम होती है, मिसमैच होता है, कितना कम होता है, 0.1 से कम का ऑप्शन है वो पिक करना है, मतलब एट द एंड आपने 0.8 से कम वाला देखना है। इंक्रीज हाइपोटेंशन में होती है, और फायदा क्या होता है, होती किस लिए हमारे पास डेड स्पेस, ये एनाटॉमिकल वाली की बात करें, एयर इनहेल्ड एयर को कंडीशन करती है। ठीक है, यहाँ तक ओके है। ब्रोंकोडाइलेशन और कंस्ट्रिक्शन का फिर मैं पढ़ के बता सकती हूँ। ठीक है, डेड स्पेस हो गया, इसकी आपके पास मोस्टली आना क्या है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, फार्मूला याद हो गया बस। ठीक है, बताएं कोई आप लोगों से। ओके डॉक्टर आंसर, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक फिर इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है कि इसकी भी कैलकुलेशंस आती हैं। वेंटिलेशन रेट हमारे पास, हम दो तरह से वेंटिलेशन होती है, नंबर 1 मिनट वेंटिलेशन, नंबर 2 वी हैव एल्वियुलर वेंटिलेशन। ठीक है, मिनट वेंटिलेशन होती क्या है, जो हम लंग के लेवल पे देख रहे होते हैं ना, लंग के अंदर 1 मिनट में कितना एयर या गैस एंटर हो रही है, ठीक है, लंग के अंदर, दैट इज मिनट वेंटिलेशन। और मिनट वेंटिलेशन का पूरा फार्मूला क्या होता है, वीटी टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम आपको दिया हुआ बेस्ट, नहीं दिया हुआ तो 500 पुट कर देंगे साथ में। ब्रेथ्स पर मिनट करना है, ब्रेथ्स पर मिनट आपको पता है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल अगर दिया हुआ होगा बेस्ट, नहीं दिया हुआ तो आपने 12 नॉर्मल वाला एवरेज वाला पुट कर देना है। एल्वुलर वेंटिलेशन के क्वेश्चन अब आते हैं। एल्वुलर वेंटिलेशन होती है एल्वुलाई के लेवल के ऊपर, ठीक है, ये एज अ होल लंग में एल्वुलाई के लेवल के ऊपर कितनी एंटर हो रही है, इसको आप कैसे मेजर करते हैं, वी ए इज द एल्वुलर वेंटिलेशन, इसके अंदर आपने वी टी आपका टाइडल वॉल्यूम माइनस वी डी जो डेड स्पेस है, डेड स्पेस अलग से दी हुई होगी बेस्ट, नहीं दी हुई तो एनेटमिकली 150 है वो वाली पुट करेंगे, और उसको रेस्पिरेटरी रेट ब्रेथ पर मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये अपने पास रेफ्यूला में सेम कैलकुलेशन वाले चैप्टर 8, 9, 10 क्वेश्चन इधर से रिलेटेड है। देखें एल्वुलर वेंटिलेशन क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट।
आपने कैलकुलेट करना है, आपको टाइडल वॉल्यूम उन्होंने दे दिया 500, रेस्पिरेटरी रेट 10 दे दिया, तो डेड स्पेस आप क्या पुट कर देंगे 150 वाली। इसी तरह दोबारा वही बात 500 और 10 दिया हुआ है, आपने 150 वाली पुट करेंगे एग्जैक्ट सेम फार्मूला के अंदर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है, मिनट वेंटिलेशन का भी हमें हो गया। अच्छा ये देखिए, ये ना सेम क्वेश्चन सेम वैल्यूज के साथ आया हुआ जब भी आया हुआ है। और आप नोट करेंगे मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सेम आते हैं, वो बाकी वर्डिंग चेंज कर देते हैं थोड़ी बहुत सिनेरियो की, वैल्यूज मोस्टली सेम देते हैं। तो इनको कोशिश कीजिएगा एक आध दफा सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि तब आपको सॉल्व करते हुए आसानी हो। ठीक है, वेंटिलेशन का फार्मूला हो गया, बस मिनट वेंटिलेशन एल्वेलर वेंटिलेशन आ गया, कैलकुलेट कर लेंगे। जल्दी से बताइए, कंटिन्यू करें, बहुत लंबा टॉपिक है। ओके जी डॉक्टर आयशा, थैंक यू। अगला हम देखने लगे हैं इसी से, अच्छा अभी और भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 भी से रिलेटेड है। इसमें हमारे पास उन्होंने एल्वियुलर वेंटिलेशन कैलकुलेट करना है, टाइडल वॉल्यूम आपको 350 दिया है, डेड स्पेस 100 दे दी, रेस्पिरेटरी रेट 18, सेम फार्मूला के अंदर करके आपने मेजर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखें, लंबा सा सिनेरियो बनाया है, एट द एंड आपको डेड स्पेस मेजर करनी है, लेकिन डेड स्पेस मेजर करने के लिए उन्होंने आपको डेड स्पेस वाले वैल्यूज नहीं दिए, उन्होंने आपको क्या वैल्यूज दी हैं, FeV1 75%, आर्टीरियल ऑक्सीजन 94 बता दी, एल्वियुलर वेंटिलेशन बताई है, टाइडल वॉल्यूम बताया है, रेस्पिरेटरी रेट बताया। तो हमारा जो एल्वियुलर वेंटिलेशन है, इसको अगर मैथमेटिकली चेंज करके इस फार्मूला के थ्रू, क्योंकि हमारे पास बाकी तीन चीजें हैं ना, हम डेड स्पेस को मेजर कर सकते हैं। अब इसको आप जब एक्सचेंज करेंगे, वो हमें पता है कि मल्टीप्लाई जो हो रहा होता है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होने लग जाता है, तो उस बेस के ऊपर हम इसको हाईलाइट कर लें। पॉइंट नंबर 12 है, कैलकुलेशन वाले चैप्टर में आपका फार्मूला डेड स्पेस का दूसरा फार्मूला आपको मिल रहा है एल्वियुलर वेंटिलेशन वाले फार्मूले के थ्रू, टाइडल वॉल्यूम माइनस एल्वियुलर वेंटिलेशन डिवाइडेड बाय रेस्पिरेटरी रेट, तो इसकी बेस पे आप कैलकुलेट कर लेंगे डेड स्पेस को। अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट से क्वेश्चंस आते हैं। सर्फेक्टेंट से रिलेटेड आपने तीन चार चीजें याद रखनी है। पहली चीज आपने ये याद रखनी है, सर्फेक्टेंट कहाँ पर होता है। सर्फेक्टेंट लाई कर रहा होता है हमारे एल्वियुलाई पे, इसका काम क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई दफा आया हुआ होता है। नॉर्मली अगर सर्फेक्टेंट नहीं है, उस टाइम हम देख रहे हैं सर्फेक्टेंट नहीं है, तो हमारे जो एल्वियुलाई के अंदर लिक्विड होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वापस में उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वो सरफेस टेंशन बनाती हैं, और सरफेस टेंशन की वजह से एल्वियुलाई जो होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं। उसको बचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट होता है, एल्वियुलाई को लाइन कर रहा होता है। जब वो लाइन करता है तो ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं रहते, उनकी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है, और एल्वियुलाई कोलैप्स नहीं करते, बल्कि उनकी कंप्लाइंस इंक्रीज हो जाती है। कंप्लायंस इंक्रीज होने को हमने क्या कहा था, जब भी कंप्लायंस इंक्रीज होगी उसका मतलब है लंग को फिल करना इजी होगा। अगला आपका इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या कहाँ से बनता है, टाइप 2 एल्वियुलर सेल्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, दोनों बातें ठीक है। और इसके अंदर होता है क्या है, DPPC, इसके साथ साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ प्रोटीन भी होती है। ये फिर अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल है इसकी सिंथेसिस, लेकिन 24 वीक पे हो सकता है। ऑलमोस्ट ऑलवेज का क्वेश्चन आता है कि ऑलवेज 35 वीक के ऊपर जरूर इसने प्रेजेंट होना है। आपने चेक कैसे करना है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर तो आप एस रेशो लेते हैं, लेसिथिन सफिंकोमाइलिन रेशो 2:1 से ज्यादा आपको मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सर्फेक्टेंट इतना बन गया है कि अगर हम अभी डिलीवरी करा देते हैं तो जो फीटस है, जो न्यूनेट होगा, वो सर्वाइव कर जाएगा, मेच्योर लेवल पे पहुंच गया है। देखिए इससे रिलेटेड रफीउल्लाह में पॉइंट नंबर 123 है, सेम सेम बातें लिखी हुई हैं। अगर सर्फेक्टेंट डिक्रीज है, कब होता है, न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर। जब सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा,
कंप्लायंस डिक्रीज होगी, कंप्लायंस डिक्रीज होगी तो एल्विलाई कोलैप्स हो रहे होंगे, कोलैप्स होंगे, इन्फ्लेशन मुश्किल है, वेंटिलेशन परफ्यूजन डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ये, और उसकी वजह से जो डिजीज होगी उसे हमें कैसे नजर आएगी, पैची एटिलेक्टेसिस की फॉर्म में। इसको हाईलाइट करें, इंपॉर्टेंट बात आपने क्या याद रखनी है, आपको एक्सरे के ऊपर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस नजर आती है लंग के अंदर। ठीक है, बाकी सर्फेक्टेंट से रिलेटेड एक ये हाईलाइट करें, इसके अंदर ग्लिसरॉल फास्फोकोलिन ज्यादा होता है, जो हमने डीपीपीसी देखी, दैट इज ग्लिसरॉल फास्फोकोलिन, वो इसके अंदर होता है। बाकी हमने सारी चीजें कर ली हैं, कहाँ कहाँ से बन रहा है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स से बनता है, टाइप 2 एल्वेओलर एपिथेलियल सेल्स के ऑप्शन यूज हो सकता है, या वैसे अगर आपको जस्ट न्यूमोसाइट्स भी दे दें तो आपने परेशान नहीं होना। अगर टाइप 2 न्यूमोसाइट्स में से, ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स से आगे से आपको स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप के सेल्स देने शुरू कर दें, तो दिस वन आपने बस याद रखना है, लेमिलर सेल्स। ठीक है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स और उनमें से भी स्पेसिफिकली लेमिलर सेल डिक्रीज आपको मिलेंगे जब आपको वो सिनेरियो दे देंगे किससे रिलेटेड, एनआरडीएस का, न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का। ओके जी, अब इससे अगला टॉपिक फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के ना सारे टॉपिक बोलूँ, लेमिलर बॉडीज, लेमिलर सेल्स इन द, मतलब उसकी कोई टाइप है, ये मुझे भी कहीं समझ नहीं आया, लेकिन रफी में भी लिखा हुआ है, एक और जगह पे भी लिखा हुआ है। तो न्यूमोसाइट्स की आगे से अगर मजीद क्लासिफिकेशन देखें तो उनमें से लेमिलर सेल्स, क्योंकि ये हमारे पास किसी एथेंटिक, मतलब जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं ना, बीआरएस में भी ये नहीं लिखा हुआ, और जो हमारी फर्स्ट एड है, इन दोनों में नहीं है, जस्ट रफी में लिखा हुआ है, और कहीं एक जगह पे एमसीक्यू लिखा हुआ है। अगला टॉपिक फिर अगर हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, जिससे आपने दो बातें पहले, एचबी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दो और चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मली हीमोग्लोबिन रिलेटेड ये पूरा पैरा ऐड करने का मतलब ये है कि आप, यहाँ से मकसद मेरा ये था, अडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है, हर एक चेन के साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड करता है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एचबी की, जिसे हम एलोस्टेरिक प्रॉपर्टी कहते हैं। उससे होता क्या है कि जब एक, जैसे चार बाइंड होने हैं ना इसके साथ आके, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन चार, एक बाइंड करता है, इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन अटैच करने के लिए और इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जितने ऑक्सीजन बाइंड होती है उसकी एफिनिटी और इंक्रीज होती जाती है। इंपॉर्टेंट बात ने क्या याद रखनी है, एडल्ट के अंदर 2 अल्फा 2 बीटा, यहाँ से आपका जस्ट ये अब आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसकी आए हुए बहुत कम है, एक या दो दफा क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इस फार्मूला से कैलकुलेशन आई हुई है। आपने ऑक्सीजन कंटेंट इन द ब्लड कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको पहली इंपॉर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए कि नॉर्मली 1 ग्राम ऑफ एचपी जो होती है वो 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करती है। और अगर आपको नॉर्मल एचपी पेशेंट की दी हुई होगी, हो गया, नहीं दी हुई तो आपने 15 पुट करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन कंटेंट के लिए हमने देखना ही होता है कि कितनी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुई है और कितनी ऑक्सीजन प्लाज्मा में सोलुबल है। ऑक्सीजन बाइंड देखने के लिए हमने क्या करनी है, हमने करना है 1.34, ये वही 1.34 है जो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी। इसको हीमोग्लोबिन जितनी हमें होगी और साथ में SaO2 उन्होंने दिया होगा, आर्टीरियल ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है, इसको मल्टीप्लाई करना है, साथ में हमने प्लाज्मा में कितनी ऑक्सीजन है, तो उसके लिए हमारे पास कांस्टेंट है 0.03003, इसको ऑक्सीजन का आर्टीरियल ब्लड में कितनी प्रेशर है उससे मल्टीप्लाई करना है। एट द एंड आपने ये फार्मूला याद रखना है। आई नो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये फार्मूला नोट कर लीजिए, तो इन्हें आपने रिपीट करना है। ये आया हुआ है क्वेश्चन
जस्ट एक ही दफा आया हुआ है लेकिन आया हुआ है। आपको HB उन्होंने 10 दी है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 दी है, PaO2 60, और आपको कहा है जी ऑक्सीजन कंटेंट कैलकुलेट करें। सेम फार्मूला पुट किया, HB, ठीक है। HB अब आपको कितनी उन्होंने दी 10, 1.34 कांस्टेंट था, SaO2 उन्होंने आपको 90 दिया, PaO2 60 और 0.003 भी आपका कांस्टेंट था। अपनी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है आपने, जो ये आपको इन्होंने SaO2 90% दिया है ना, इसको आपने परसेंट में नहीं फिल करना, इसका आपने परसेंट खत्म करनी है, ठीक है। 0.9 से फिल करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। वैसे अमूमन इस तरह वाली लंबी कैलकुलेशंस नहीं आती। दूसरा, अगर आपसे ऑक्सीजन डिलीवरी टिश्यूज का पूछा जाए तो ये फार्मूला यहीं से हाईलाइट कर लीजिएगा। कार्डियक आउटपुट और ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड, ये जो आपने ऑक्सीजन कंटेंट निकाला है, कार्डियक आउटपुट दिया हुआ वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अगर यहाँ से रिलेटेड हमें कुछ उन्होंने वैल्यूज देती हैं, एक दफा रीड कर लेते हैं, डिटेल से हम ये पढ़ेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में HB नॉर्मल होती है बॉडी में, लेकिन जो SaO2 है, सैचुरेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड, जो मतलब HB के साथ कितनी ऑक्सीजन बाइंड की हुई है वो कम हो जाती है। PaO2 प्रेशर नॉर्मल रहेगा, ऑक्सीजन का कंटेंट डिक्रीज हो जाता है। अनीमिया के केस में HB भी कम है, बाकी चीजें नॉर्मल, टोटल ऑक्सीजन का कंटेंट डिक्रीज हो जाता है। पॉलीसाइथीमिया में अनीमिया से अपोजिट हो जाता है। मेथियोग्लोबिन में क्या होता है, मसला क्या हो रहा होता है, SaO2 डिक्रीज होती है, जस्ट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। साइनाइड टॉक्सिसिटी में ये सारी चीजें नॉर्मल होती हैं। अब ये सारी टॉक्सिसिटीज हम डिटेल से देखते हैं, इधर से नहीं समझेंगे कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये कैलकुलेशन अगर आ जाती है, फार्मूला याद रह जाएगा। अच्छा ये बताइए कि NRDS में, RDS के पेशेंट के अंदर आपको एक्सरे के ऊपर क्या नजर आएगा? ग्राउंड ग्लास, वेरी गुड। और कौन से सेल्स हैं जो कि सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स या फिर टाइप 2 एल्वियुलर सेल, वेरी गुड। आगे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने लगे हैं, दैट इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रिलेटेड आपने जस्ट दो बातें बेसिक याद रखने के लिए याद क्या रखना है, डिजोल्व फॉर्म में भी ऑक्सीजन कैरी हो रही होती है, बाउंड फॉर्म में भी हो रही होती है। याद आपने ये रखना है जस्ट एक दफा MCQ के लिए, कि हीमोग्लोबिन जब एक पेशेंट की नॉर्मल है तो वो हीमोग्लोबिन के बगैर जो ब्लड, मतलब जो फ्री वाला है, उसके निस्बत 70 टाइम कैपेसिटी इंक्रीज कर देती है। मतलब हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की, अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो 70 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अब आ रहा है आपके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये कर्व ना आपको बहुत अच्छी सी समझनी याद होनी चाहिए। देखिए हमारे पास दो एक्सिस हैं, हम देख कह रहे हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में अटैच कब हुई हुई है, कहाँ पे वो डिसोसिएट होते हैं। ये जो हम कर्व बनाते हैं ना, दिस, ये जगह होती है जहाँ पे हम लंग्स का मेंशन करते हैं, ठीक है, लंग्स की वैल्यूज मेंशन करेंगे। ये जगह जहाँ पे हम टिश्यूज की करते हैं, ये उसका बीच में कैसे वो डाउन होती है। लंग्स में ऑक्सीजन जब ब्लड के अंदर कैसे है और टिश्यूज के अंदर कैसे है। तो वाई एक्सिस के ऊपर आपने मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है, हम क्या लेते हैं, हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन, मतलब कितनी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुई है। हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कितनी ऑक्सीजन है जो
कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है उसकी परसेंटेज देख लें। जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या ले रहे हैं, आर्टीरियल ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन का प्रेशर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लंग के ऊपर लें। लंग में अब क्या हुआ है, आपने ब्रीदिंग की, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन लंग्स में गई, लंग्स में जो ब्लड था उसने उस ऑक्सीजन को पिक किया उस ब्लड के अंदर, और वहां पे गैस का एक्सचेंज हुआ। अब उस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन थी, उस हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लिया। अब इस वक्त जब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ब्लड है, उस ब्लड में ऑक्सीजन की प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, 100 पर है, और वहां पे हीमोग्लोबिन भी पूरी तरह बाइंड हुई भी है ऑक्सीजन के साथ। तो इसलिए हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन भी 100 के ऊपर है। दिस इज लंग के ऊपर। टिश्यू में देखें तो अपोजिट हो रहा होता है। टिश्यू में आगे क्या होता है, ऑक्सीजन लेकर आई है हीमोग्लोबिन के, है ना, आरबीसी ऑक्सीजन लेकर आए हैं, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड थी, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को डिसोसिएट किया, अपने से रिलीज किया, और रिलीज होकर टिश्यू में गई है, टिश्यू में वो सारी यूज हो गई, इसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगी है, टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होता है। तो टिश्यू के अंदर जब एट द एंड हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन की वहां पे जो ब्लड होगा टिश्यू से, अब वीनस वाला ब्लड आ रहा है ना, तो वो वाले ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बहुत कम, और हीमोग्लोबिन भी बहुत कम सेचुरेटेड फॉर्म में होगी, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन बहुत कम बाइंड हुई भी होगी। ये हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म था। ठीक है, अब हम देखने लगे हैं ये कर्व किस कंडीशन में राइट पे जाएगी, किस कंडीशन में लेफ्ट पे जाएगी। पहले ये दिस वन इज राइट। राइट पे जाने का मतलब क्या है कि हमने वाई एक्सिस डिक्रीज हो गया है ना, राइट पे गया है, दिस इज वाई एक्सिस डिक्रीज हो गया है। नॉर्मली 75 पे अगर देखें वाई एक्सिस यहाँ बन रहा था, अब डिक्रीज होकर वाई एक्सिस के साथ ये नीचे जाके अटैच हो रहा है। तो वाई एक्सिस डिक्रीज हुआ मतलब ऑक्सीजन जितनी, हीमोग्लोबिन जितनी सेचुरेट हुई हुई थी वो, जी डॉक्टर साहब, किसी ने हैंड रेज किया था, बताइएगा। अच्छा ठीक है। लेकिन जो सेचुरेट हुई हुई थी वो डिक्रीज हुई है, सेचुरेशन हीमोग्लोबिन की डिक्रीज हुई है। ये कब कब होती है, जब टिश्यूज को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, रिलीज ज्यादा हो रही है ऑक्सीजन, राइट शिफ्ट, ऑक्सीजन रिलीज ज्यादा हो रही है, ठीक है, डिलीवर ज्यादा हो रही है, टिश्यूज को ज्यादा दे रहे हैं। कब कब ये ज्यादा देते हैं, जब हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, मतलब उससे पीएच कम है, पीसीओ2 ज्यादा है, पीसीओ2 का भी क्या होगा एट द एंड, पीएच कम हो जाएगी जब पीसीओ2 ज्यादा होगा। और इस वाले इफेक्ट को, जब पीसीओ2 ज्यादा होने की वजह से राइट साइड पे जा रही है, उसे बोहर इफेक्ट कहते हैं। उसके अलावा टेम्परेचर ज्यादा के केस में भी, और 2 3 डीपीजी भी। डीपीजी क्या होता है आगे जाके देखते हैं। इसके अपोजिट सीन होना है जब लेफ्ट शिफ्ट होने हैं। लेफ्ट शिफ्ट में क्या हो रहा है, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का क्या मतलब है, ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड कर रही है हीमोग्लोबिन के साथ, तो टिश्यूज को कम मिल रही है। किस किस केस में होती है, जब इसके अपोजिट वाला सारा कुछ होगा। उसके अलावा स्पेसिफिकली हीमोग्लोबिन एफ के साथ भी यही होता है। ठीक है, शिफ्ट के काजेज आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं। लेफ्ट कब थी, जब डिलीवरी कम हो रही थी, एफिनिटी ज्यादा है, उसने अच्छी तरह बाइंड की हुई है, और टिश्यूज को डिलीवरी कम हो रही है। काजेज में हमने ये देखे, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, एचबीएफ, आपने इंपॉर्टेंट याद रखे। राइट साइड भी अभी हमने देखा। अब व्हाट इज दिस 2 3 डीपीजी। 2 3 डीपीजी आरबीसी के अंदर होता है, और ये क्या करता है, ये आरबीसी की एबिलिटी को इंक्रीज करता है कि वो ऑक्सीजन को रिलीज करे। कैसे करता है, बीटा चेन के साथ बाइंड करता है, ऑक्सीजन की रिलीज इंक्रीज कराता है। अब जब फीटल एचपी है, फीटल एचपी में हमें पता है क्या होता है, बीटा चेन ही नहीं होती, बल्कि क्या होता है, अल्फा 2 गामा 2। बीटा चेन नहीं होंगे, 2 3 बीपीजी काम नहीं करेगा, तो एग्जैक्ट लो 2 3 बीपीजी वाला काम हो जाएगा।
डिलीवरी कम हो जाएगी, क्योंकि 2,3 बीपीजी ने ज्यादा होना था, तो इंक्रीज होना था डिलीवरी को। सेम लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के केस के अंदर भी क्या होता है, एचबी के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या करती है, जिस एचबी के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, अब देखिए 4 जगह हैं जहाँ पे एचबी के साथ अटैच हो सकते हैं आके, कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो गई है ना, उसके साथ ऑक्सीजन भी ज्यादा एफिनिटी के साथ बाइंड करती है, 200 टाइम्स ज्यादा। तो जब ज्यादा अच्छी तरह से बाइंड हुई होगी ऑक्सीजन, तो वो भी टिश्यूज को कम मिलेगी, क्योंकि वो तो एचपी के साथ बाइंड हुई है। अब इधर से रिलेटेड आपने याद के रखना, एक्सरसाइज में राइट पे शिफ्ट होती है। कैसे होती है एक्सरसाइज के केस में, देखें टेम्परेचर भी रेज्ड होगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी रेज होगी, तो उसकी वजह से एक्सरसाइज में ये वाला इफेक्ट आएगा। ये बातें समझ आ गई हैं? ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया। इसकी बेस पे आगे हम देखते हैं कैसे हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, लेफ्ट पे कब हुई काजीज, अब आपको याद हो गया बने। सेम सेम आपसे काजीज पूछे हुए, ठीक है, सेम बातें ऊपर लिखी हुई थी, यहाँ से दोबारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, एक दफा रीड करेंगे, एट द एंड आपको ये वाला टेबल अच्छे से करना है। अब आपको इम्पोर्टेंट एक बात याद रखनी है, यहाँ हमारे पास रिलेटेड कौन सा था, 2,3-DPG। 1,3-DPG भी होता है, पेपर में कंफ्यूज नहीं होना। 1,3 वाला ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक इंटरमीडिएट होता है। जो 2,3 वाला है ना, दिस इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर। दोबारा उसी कर्व पे चलते हैं। कर्व में एक चीज हमारी रहती है, जिस टाइम हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट है एक्स एक्सिस पे, उस टाइम ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है। अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट हमारा 25 बन रहा है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट पिक करें तो वो बनता है, आपने ये बात याद रखनी है, 26.7। ठीक है, एग्जैक्टली अगर ग्राफ के ऊपर बना हुआ हो तो 26.7 याद रखना। तो 50% सेचुरेशन कब होती है, जब 26.7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ऑक्सीजन की प्रेशर होगा। तो P50 नॉर्मल हमारा 26.7 है। जब राइट शिफ्ट होगा तो P50 हाई होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा तो लो साइड पे चला जाएगा। अब आपसे पूछा हुआ है क्या, राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन हुई है तो P50 कितना होगा। अब देखें, राइट शिफ्ट हुई है, राइट शिफ्ट हुई है तो उसने इंक्रीज होना है ना, तो ऑप्शन में आपने देखना है 26.7 से ज्यादा वाला कौन सा। 35 मोस्टली आपको दिया हुआ तो नहीं, बाकी ये एक आपने पॉइंट याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट के दरमियान 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के ऊपर 2.7% कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हुई होती है। अब हमने कहा था जब राइट शिफ्ट हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, बोहर इफेक्ट, आप याद रख सकते हैं आर से। और जब लेफ्ट शिफ्ट होती है उसको हम हेल्डेन कहते हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट बात है, हेल्डेन इफेक्ट इज लेफ्ट शिफ्ट रिलेटेड, बोहर इफेक्ट इज राइट शिफ्ट रिलेटेड। लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू द लो PCO2 is known as weak at the left, तो हेल्डेन इफेक्ट। लेफ्ट पर हुई है हेल्डेन इफेक्ट, राइट पर हुई है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हमारे पास जब इसको यहीं पर समझते जाएं, क्योंकि कहीं पे भी और नहीं लिखा। लेकिन जब हमारे पास ना एक पेशेंट आया जिसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनी हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है, तो उस पेशेंट की जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, उसको हाई प्रेशर ऑक्सीजन देते हैं। वो जब हाई प्रेशर ऑक्सीजन देते हैं तो उस वक्त हमारे केमिस्ट्री का एक काम करता है, जो प्रिंसिपल हम जिसको कहते हैं ले शेटलियर प्रिंसिपल। ले शेटलियर प्रिंसिपल इस चीज पे काम करता है कि जब हमारे एक सिस्टम की इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो एक न्यू इक्विलिब्रियम बनना होता है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली एक बात याद रखें, जब हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनी हुई है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के केस में हम जो हाई प्रेशर ऑक्सीजन देते हैं ना, हम वही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। हुआ क्या था,
HB थी, साथ में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आके उसके साथ, ठीक है, HB थी, कार्बन मोनोऑक्साइड आई, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन उसने बना दी। अब ये स्टेप है तो रिवर्सिबल, लेकिन ये एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होकर सेट हो गया है। ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए compete कर रही है, लेकिन कर नहीं सकती, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा अच्छी तरह बाइंड हुई है। वही compete का हम क्या करते हैं, हमने उसकी ट्रीटमेंट करते हुए वही compete जो ऑक्सीजन कर रही है ना, हम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेंगे, हम वो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा दे देंगे, हम ऑक्सीजन हाई प्रेशर देने लग जाएंगे, तो वो इतना प्रेशर होगा कि वो चेंज कर देगी कार्बन मोनोऑक्साइड को, वहां से डिस्प्लेस करेगी, डिस्टर्ब हुआ है इक्विलिब्रियम, तो एट द एंड क्या होगा, HB की जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड बन के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था, वो खत्म होके ऑक्सीजन वाला बाइंड बनना शुरू हो जाएगा, बॉन्ड बनना। मेन आपने याद किया रखने के, जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की, तो जो हम लॉ यूज कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल जो यूज होता है, दैट इज ला शैटलियर लॉ। इसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करनी, ला शैटलियर के ऊपर एक ही दफा यहीं पर लिखा हुआ है, इतना बहुत है, जितना आपको समझ आ गया है। ठीक है, अब हम अगर पॉइजनिंग देख रहे थे, हमने अभी देखी थी, यहीं से रिलेटेड है, ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर देख लेते हैं। दो पॉइजनिंग हमने देखनी है जो ऑक्सीजन की डिलीवरी टू द टिश्यूज को डिक्रीज करवाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ऑक्सीजन डिलीवरी को डिक्रीज करवा रही है, और साइनाइड पॉइजनिंग भी ऐसे काम है। वो क्या रहा है कि एरोबिक मेटाबॉलिज्म को दोनों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म को कौन इनहिबिट कर रहा है, तो दोनों पॉइजनिंग कर रही है। ठीक है, साइनाइड भी कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहाँ पे एक्ट करती हैं, कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर, वहां पे एंजाइम कौन सा होता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। एट द एंड हाइपोक्सिया हो जाता है, ये हाइपोक्सिया जो होता है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन से भी या एनोबिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू भी करेक्ट नहीं हो रहा होता, क्योंकि पॉइजनिंग हो गई होती है। दोनों में पेशेंट आपके पास पोस्टमार्टम, दोनों में आपको पिंक या चेरी रेड स्किन मिल रही होती है, सीयर्स हो सकते हैं, फोम हो सकता है। सोर्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास सिनेरियो आ जाता है चेरी रेड वाला स्किन वाला करके, आपको साथ में कुछ ना कुछ बताया होगा कहाँ से हुई है साइनाइड पॉइजनिंग। तो साइनाइड पॉइजनिंग सिंथेटिक प्रोडक्ट की कंबस्शन में हो सकती है, मैग्डिलिन ली है, मैग्डिलिन कहाँ पर होती है, साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड होता है एप्रिकॉट के सीड में, या साइनाइड ली हुई है। क्वेश्चन आता है मोस्टली इसका, ठीक है, पूरी फैमिली आई हुई होगी आपको सर्दियों में, और ऑर्डरलेस गैस फ्रॉम द फायर के अंदर, ठीक है, चूल्हे में से गैस निकलती रहेगी, ये कार के एग्जॉस्ट से या गैस हीटर से। पेशेंट को हुआ क्या, हेडेक हुआ, डिजीनेस हुई, और मल्टीपल इंडिविजुअल, क्योंकि घर के अंदर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड थी तो जितने लोग थे उन सबको इफेक्ट होगा। और ये आपका एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, साइनाइड पॉइजनिंग में बिटर आलमंड ऑडर मिलती है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स भी हो सकता है पेशेंट को। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड साइनाइड था, ग्लोबस पैलिडस रिलेटेड वाला हमारे पास मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन साइनाइड में रेयरली हो सकता है। इधर से वैसे क्वेश्चन अभी तक कोई नहीं हुआ, जो क्वेश्चन आया है ना ये है द ट्रीटमेंट ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो आप क्या देखते हैं, 100% ऑक्सीजन या फिर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन। ये पढ़ लीजिएगा, आया कभी नहीं क्वेश्चन में, लेकिन पढ़ना जरूरी है, आते हुए पता नहीं चलता। ठीक है, कार्बन साइनाइड पॉइजनिंग को आप ट्रीट करें, आप क्या देते हैं, हाइड्रोक्सीकोबालामीन, वो क्या करेगी, साइनोकोबालामीन बनाएगी, रीनली एक्सक्रीट हो जाएगी। नाइट्राइट्स दे सकते हैं, वो क्या करते हैं, HB को ऑक्सीडाइज करेंगे, मेथीमोग्लोबिन बनेगी, मेथीमोग्लोबिन जाके उसी साइनाइड के साथ बाइंड करके साइनोमेथीग्लोबिन बना देगी, वो टॉक्सिक कम होती है साइनाइड वाली की नस्बत। उसके अलावा सोडियम थायोसल्फेट दे सकते हैं, वो कन्वर्ट करा देगी थायोसाइनाइड में, वो भी रीनली एक्सक्रीट हो जाएगी। अब ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है पेपर वाइज, साइनाइड पॉइजनिंग में आपकी कर्व जो है नॉर्मल बनेगी, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर अभी भी हमने पढ़ा है लेफ्ट शिफ्ट होती है, ऑक्सीजन की एफिनिटी इसकी ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन लोड नहीं हो सक रही होती, क्योंकि ऑक्सीजन 200 टाइम ज्यादा एफिनिटी हो जाती है जब कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है, तो टिश्यूज को फिर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी। क्वेश्चन देखें, सेम बातें रिपीट हुई हुई हैं,
नर्व ये नई बात है, नर्व मेटाबॉलिज्म जो है साइनाइड ब्लॉक करता है। और in which of the following condition a tissue can't utilize oxygen regardless of the being provided with the enough oxygen? ऑक्सीजन है लेकिन टिश्यूज यूज नहीं कर सकते क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में हेमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन इंक्रीज हुई भी टिश्यूज तक पहुंचा ही नहीं रही। साइनाइड इंटरफेयर किससे कर रही है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज हमने कहा था कहाँ पर? कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। फैक्ट्री वर्कर है, साइनाइड पॉइजनिंग हो गई हुई है, तो उसके अंदर कहाँ पे मसला हुआ? ट्रांसपोर्ट चेन के, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर। Which condition causes decrease in arterial oxygen saturation without a decrease in oxygen tension? ऑक्सीजन अवेलेबल है लेकिन ऑक्सीजन आर्टीरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन डिक्रीज हो सकती है इन द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में। ठीक है, कौन सी सेचुरेशन हम देख रहे हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गई हुई है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से एचबी की सेचुरेशन कम हुई भी हमें नजर आती है इन दिस केस। मेनली आपको जो ऊपर पॉइंट्स बताए हैं मोस्टली वही आते हैं, यहाँ से जस्ट एक दफा रीड कर लीजिएगा। माइल्ड कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर डिक्रीज एबिलिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। वैसे हमने क्या देखा था, कार्बन मोनोऑक्साइड जब बाइंड कर जाती हैं एचबी के साथ तो वो एफिनिटी इंक्रीज करा देती है, लेकिन अभी माइल्ड है, माइल्ड के अंदर डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज रहती है। हाइपोक्सिया नहीं होता, ऑक्सीजन अवेलेबल है बड़ी। फंक्शनल हीमोग्लोबिन अगर कम हो गई थी किसी पेशेंट के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है या मेथियोग्लोबिनीमिया है, तो ऑक्सीजन आर्टरीज के अंदर है, ऑक्सीजन है लेकिन यूज नहीं हो सकती। जस्ट आपको ये पॉइंट्स बताऊं, इंपॉर्टेंट बात आपकी यहाँ से रिलेटेड यही थी। इधर से आपके क्वेश्चन आप देखेंगे तो कार्बन कार्ब रिलेटेड ही आए हुए हैं। ठीक है यहाँ तक। यहाँ काफी ज्यादा याद करने वाली चीजें हैं, कोशिश कीजिएगा इसको अच्छा से कीजिएगा। ये पेपर वाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट की, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हम इंशाल्लाह 10:15 पे फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
आगे चलते। नेक्स्ट ये भी एक तो क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये फार्मूला कर लें, क्योंकि याद कर लेने में, रिवाइज कर लेने में हर्ज नहीं है, पेपर में आ सकते हैं। रिफ्यूजा का कैलकुलेशन वाला पार्ट है, 14 चैप्टर में से 14 पॉइंट। देखिए आपको कहा गया है PCA2 आपको बताई हुई है सी लेवल के ऊपर 48% है, और वहां पे ऑक्सीजन का PO2 कितनी होगी। आपके पास इसमें बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। पहली चीज क्या है, आप कैलकुलेट आप क्या करें, PaO2 दैट इज, जब हम आगे भी कई जगह करेंगे जहाँ पे कैपिटल वाला ए होता है ना, दैट इज रिलेटेड टू एल्वियोलाई, जब छोटे वाला होता है दैट इज रिलेटेड टू आर्टरी। PaO2 is the partial pressure of alveolar oxygen. It is equal to FiO2. FiO2 is the fraction of inspired oxygen. This is normal. This is कांस्टेंट। हमारे पास है रूम एयर पे, मोस्टली हमारे पास जब भी स्नेरियो आप देखेंगे रूम एयर की होगी, मेंशन नहीं की होगी, तो 0.21। अगर वो कुछ अलग मेंशन कर देंगे तो वो फिर आपने वो पिक करनी है, लेकिन 0.21 इज कांस्टेंट जो आपने याद रखना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है कितना होता है, 760 एट द सी लेवल। कुछ और वो देंगे आपको ऑप्शन में, आप चेंज कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट आपने बात याद रखनी है, वेपर प्रेशर जो कि वाटर की वजह से बनता है। नॉर्मल पे जब देते हैं हमें 37 टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर कितना है 47 होता है। ये अगली आपने पॉइंट याद रखनी है। अगली चीज PaCO2 जो कि हमें देंगे ABGs के अंदर, हमने आर्टरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड देखी है। नेक्स्ट वी हैव द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, याद रखना है दिस इज 0.8। ये फार्मूला भी याद करना है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे यही सारी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 89.3, राउंड अबाउट करेंगे तो 90 ऑप्शन में मौजूद है। ये क्वेश्चन हुआ है जो कि एक दफा आया हुआ, ये है वो क्वेश्चन लास्ट वाला, ठीक है। अगला भी सेम लास्ट वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत दफा आता है। इसके अंदर कैलकुलेशन भी छोटी है, इसको अच्छा से करें। देखिए आपको बताया क्या हुआ है कि माउंटेन पे हो कहीं पे भी हो, प्रेशर आपको बताएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना उन्होंने आपको दिया, 700। आपने याद क्या रखना है, जब भी आपको एयर के में इनहेल कर रहा है एक बंदा, एयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर, ऑक्सीजन की परसेंटेज 21 होती है, नाइट्रोजन की 78 होती है। ये बात आपने याद रखनी है, परसेंटेज। जब आप परसेंट खत्म करते हैं आपके पास 0.21 आ जाता है, नाइट्रोजन की करते हैं तो 0.78 आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, जितना भी उन्होंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया आपने उसे मल्टीप्लाई करना है, आपको मिल जाएगा कि इसमें कितनी ऑक्सीजन और कितनी नाइट्रोजन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे थोड़ा बहुत इन्होंने यहाँ पे प्रेशर चेंज कर दिया हुआ उन्हें, आपने 21 और 78 को नहीं भूलना। ऑक्सीजन रिलेटेड हमारी टॉपिक पूरा हो गया है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट अब आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में हमें याद रखना है, 3 फॉर्म्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी में। नंबर 1 ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर दिस इज, आगे आप मेंशन कर लीजिएगा, 5 to 9% होती है। नंबर 2 थोड़ी सी क्वांटिटी, कितनी होती है, 21 से 25% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके, जिसे हम कहते हैं कार्बिनो हीमोग्लोबिन। मेन जो आपको बहुत अच्छी याद रखनी है वो कितनी रखनी है, 90%, ठीक है। ये चेंज कम ज्यादा हो सकती है लेकिन ये बहुत स्मॉल अमाउंट है, इनकी परसेंटेज क्वेश्चन में भी नहीं आती। आपने जो याद रखनी है दिस 90%, 90% HCO3 की फॉर्म में होती है। HCO3 बनता कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए टिश्यूज में बनी सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में गई, प्लाज्मा से एंटर हो गई आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर इसने वाटर के साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। ये एंजाइम आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। कार्बोनिक एनहाइड्रेज से H2CO3 बना, उसके बाद उसकी डिसोसिएशन से H मतलब हाइड्रोजन अलग और HCO3 नेगेटिव अलग बनेगा।
और यहाँ पे क्लोराइड के साथ एक्सचेंज होता है, क्लोराइड शिफ्ट होती है, ठीक है। क्लोराइड अंदर आएगा, ACO3 बाहर जाएगा। दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। कहाँ पर हो रही है क्लोराइड शिफ्ट? RBC के अंदर। ये आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोराइड अंदर एक्सचेंज हो रहा है, क्लोराइड और ACO3 का बाई का। यहाँ से आपने दो और इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है कि बॉडी फ्लूइड्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी है। देखिए अभी हमने देखा कहाँ पे बन रही थी, टिश्यूज में बनी थी, टिश्यू से आराम से डिफ्यूज होके प्लाज्मा और प्लाज्मा से RBC तक पहुंच गई। डिफ्यूजन कैपेसिटी मैक्सिमम है कार्बन डाइऑक्साइड की, वाइल मैक्सिमम एफिनिटी फॉर द हीमोग्लोबिन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अगली बात हमें पता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लेसेंटा फैसिलिटेटेड डिफरेंस से होती है। दिस इज अ स्टेट ऑफ हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन टॉट स्टेट में या टी स्टेट में होती है तो उसके ऊपर ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होती है। ठीक हो गया भाई, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो जो अभी हमने सारी चीजें पढ़ी है ना, ACO3 कहाँ पर हो रही, उसका कार्बोनिक एनहाइड्रेट, ये अलग अलग MCQ पॉइंट्स हैं आपके। अगला हम स्टार्ट करने लगे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पे आपको सबसे पहले दो बातें याद रखनी है। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर सिस्टेमिक के डिफरेंस क्या होता है, यहाँ प्रेशर कम होता है। फॉर एग्जांपल पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर 15 होता है, रेजिस्टेंस भी कम होती है, और जो राइट वेंट्रिकल का कार्डियक आउटपुट होता है वो पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है, ये बात हमें पता है। अब आपको एक इम्पोर्टेंट समझने की बात आ रही है। पल्मोनरी ब्लड फ्लो अब इक्वल नहीं होता पूरे लंग के अंदर, रेस्ट के टाइम इक्वल नहीं होता। अगर सुपाइन पोजीशन में है तो इक्वल है, ठीक है। स्टैंडिंग में है तो ग्रेविटी का इफेक्ट आ जाता है। ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से इसके अंदर चेंज क्या आती है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। दिस डायग्राम, ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से लंग तीन जोन में डिवाइड हो जाता है। नंबर वन वी हैव द जोन वन, दैट इज द एपेक्स ऑफ द लंग्स। एपेक्स के ऊपर क्या होता है कि एपेक्स के ऊपर ब्लड फ्लो, ठीक है, ग्रेविटी का इफेक्ट ब्लड फ्लो पे सबसे ज्यादा आ रहा होता है, ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है। जब ब्लड फ्लो कम होता है तो VQ रेशियो अगर हम लेंगे, वैसे यहाँ पे वेंटिलेशन भी कम होती है लेकिन ब्लड फ्लो भी कम होता है। जब ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा कम होता है तो VQ रेशियो यहाँ पे ज्यादा बनेगी, है ना। रेशियो लेंगे नीचे वाली चीज कम है तो VQ रेशियो ज्यादा। बाकी वैसे यहाँ पे एल्व्यूलर प्रेशर सबसे ज्यादा है, उसके बाद आर्टीरियल प्रेशर है, उसके बाद वीनस प्रेशर है। ये इतना ज्यादा नहीं आते, दिस थिंग आपको क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड आपके पास क्या है, मिड वाला रीजन, ठीक है, जोन टू। लंग का जोन टू, जोन टू के ऊपर क्या होता है, मॉडरेट ब्लड फ्लो होता है। जब मॉडरेट ब्लड फ्लो होता है तो VQ आपकी रेशो 1 तक बनती है। आर्टीरियल प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद एल्व्यूलर प्रेशर, उसके बाद वीनस प्रेशर आपको मिलता है जब आप नहीं देखते हैं। जोन थ्री इज द बेस। जोन थ्री की इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ब्लड फ्लो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। ग्रेविटी का इफेक्ट आया, आर्टीरियल ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा है, उसके साथ साथ वीनस ब्लड फ्लो ज्यादा है। जब ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, ठीक है, वेंटिलेशन भी ज्यादा है लेकिन ब्लड फ्लो का मेन फैक्टर ये है कि वो बहुत ज्यादा है। जब वो बहुत ज्यादा होता है तो नीचे वाली चीज डिवाइड होगी, ज्यादा होगी तो रेशो कम होगी। VQ रेशो जोन थ्री पे सबसे कम होती है और यहाँ पे ब्लड फ्लो सबसे ज्यादा होता है, और आर्टीरियल प्रेशर सबसे ज्यादा, फिर वीनस और एल्वुलर प्रेशर सबसे कम हो जाता है। साथ में आपने हाइपोक्सिया की बात याद रखनी है। एज अ होल पूरी बॉडी में हाइपोक्सिया जो होता है वेजो डायलेशन करवाता है, लेकिन लंग के अंदर एल्बुलाई के अंदर ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाइपोक्सिया काजेज वेजो कंस्ट्रिक्शन इन द एल्बुलाई। ऑक्सीजन कम हुई, रिड्यूस्ड एल्वुलर PO2 की वजह से पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई है, लेकिन बाकी सारे ऑर्गन में वेजो डायलेशन होगी। यहाँ से आपने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा कि जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है इसके लिए हमारे पास एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन सेंसिंग पोटेशियम चैनल्स होते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सेंस कर रहे होते हैं, तो रिड्यूस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन सेंसिंग पोटेशियम चैनल एल्वियोलाई में, और उसकी वजह से फिर वहां पे हाइपोक्सिया की वजह से पिलमनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। पर्सन देखें कहाँ गया है, 5000 एल्टीट्यूड पे हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की वजह से पिलमनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन, हाई एल्टीट्यूड ऑक्सीजन कम हुआ, हाइपोक्सिया सेंसिस। अब हाइपोक्सिया को अगर हम देखें, व्हाट इज द हाइपोक्सिया? हाइपोक्सिया क्या होता है? आर्टरीज के अंदर पर ऑक्सीजन कम होना, ठीक है, डिक्रीज CO2 इन द आर्टरीज, सॉरी मैं गलत बोल रही, डिक्रीज CO2 इन द टिश्यूज, टिश्यूज को ऑक्सीजन कम डिलीवर होनी हाइपोक्सिया है। पहले जो मैंने आपको आर्टरीज वाली बताई दैट वाज द हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया क्या होता है? होगा हाइपोक्सिया की वजह से, लेकिन उसकी वजह से हाइपोक्सिया हुआ, टिश्यूज को कम मिला है। लेकिन क्यों कम मिला है? क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर आर्टरीज में कम है, ठीक है। अब हमारे पास चार टाइप का हाइपोक्सिया होता है। नंबर वन, हाइपोक्सीमिक हाइपोक्सिया। मसला कहाँ से क्रिएट हुआ है? ऑक्सीजन का प्रेशर कम था, हाइपोक्सीमिया हुआ, ऑक्सीजन का प्रेशर कम था, उसकी वजह से हाइपोक्सिया हुआ, टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिली। अब ऑक्सीजन का प्रेशर क्यों कम था? एनवायरमेंट में कम था, या तो हाई एल्टीट्यूड पे गया हुआ था, या वेंटिलेशन परफ्यूजन एबनॉर्मल हुई भी थी, कोई वजह, कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, कोई भी रीजन बन सकती है, हाइपोक्सिया हो गया। अनीमिक हाइपोक्सिया में क्या होगा? अनीमिया की वजह से टिश्यूज को ब्लड कम मिल रहा है, वैसे ऑक्सीजन है पड़ी लेकिन HP कम है तो वो कैरी नहीं करेगी, ब्लड लॉस अनीमिया या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से भी ऐसा होता है। टेक्निन हाइपोक्सिया के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन भी है पड़ी, हीमोग्लोबिन भी है पड़ी, लेकिन ब्लड फ्लो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? या तो हार्ट फेलियर है या शॉक का केस है। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया के केस के अंदर टिश्यूज तक पहुंच गई ऑक्सीजन, लेकिन वो यूज कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? वहां पे साइनाइड पॉइजनिंग हुई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें, हार्ट फेलियर या कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया विल काज द पॉलीसाइथीमिया। हाइपोक्सिया पॉलीसाइथीमिया कैसे काज करता है? हाइपोक्सिया जब होता है तो उसकी वजह से हमारे किडनी को जब कम मिलती है ऑक्सीजन, तो किडनी के अंदर सेल्स होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कम ऑक्सीजन को, एरिथ्रोपोइटिन ऑक्सीडेज इंक्रीज होता है, एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा होती है, एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी इंक्रीज करवाती है। जब आरबीसी ज्यादा बनेंगे तो पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया वाला पेशेंट है, ऑक्सीजन कम है, HP 15 तक गई भी, पॉइजनिंग वगैरह कोई नहीं हुई, ऑक्सीजन प्रेशर ही कम है, तो मतलब उसे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया ऑक्सीजन कम है, क्यों कम है? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होना चाहिए, तो ऑप्शन नहीं है, तो आप हाइपो वेंटिलेशन पिक कर सकते हैं। COPD में पेशेंट को हाइपोवेंटिलेशन हो सकती है, ऑक्सीजन प्रेशर कम है, जहां भी ऑक्सीजन प्रेशर कम होगा आपने हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया पिक करना है। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया कहाँ कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट आपने याद क्या रखना है, हार्ट फेलियर या शॉक में, लेकिन पॉलीसाइथीमिया में भी हो सकता है कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखें, ये इंपॉर्टेंट है। Which type of hypoxia is associated with decreased PO2 and the increased A gradient? इंपॉर्टेंट आपने समझना है ये कि A ग्रेडियंट क्या होता है। देखिए, A इज फॉर एल्वियोलाई, मैंने आपको कहा था जहां भी कैपिटल हो। दिस इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन प्रेशर इन द एल्वियोलाई, देखिए छोटे वाला ए, कैपिटल स्मॉल वाला ऑक्सीजन इन द आर्टेरियल ब्लड। तो हम एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन को माइनस करते हैं, PaO2 माइनस करते हैं आर्टेरीज में स्मॉल वाला PaO2 को, तो हमारे पास ए ग्रेडियंट आता है। अब जो नॉर्मल ए ग्रेडियंट आता है दैट इज 0 to 10 mmHg होता है। और अब हम क्वेश्चन पढ़े, विच टाइप ऑफ ऑक्सीजन इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज PO2, ठीक है, ऑक्सीजन कम है, कहाँ पे कम है? यहाँ पे आना चाहिए PaO2, आर्टेरीज में ऑक्सीजन कम है। और दूसरी बात, ए ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ, कब हो रहा था? राइट टू लेफ्ट हैंड। व्हाट इज दिस राइट टू लेफ्ट हैंड?
एनी डिजीज, एनी काज जिसके अंदर ब्लड की ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही, बल्कि हार्ट से जो राइट में से आया था ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वैसा ही डीऑक्सीजनेटेड वापस चला गया है, ऑक्सीजनेशन नहीं हुई, तो हमें आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा, उसको हम कहते हैं राइट टू लेफ्ट शंट, जिसके एग्जांपल हो सकते हैं हमारे पास टॉफ वाला केस। ठीक है, अगर हार्ट के अंदर देख रहे हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर बन सकता है, लंग्स के अंदर देख रहे हो सवेयर सीओपीडी के केस में बन सकता है, और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन राइट टू लेफ्ट शंट आपने याद किया रखना है, ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही ब्लड की, तो आर्टरीज के अंदर आपको दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है, इसलिए ऑक्सीजन कम है आर्टरीज के ब्लड के अंदर। और दूसरी बात, ए ग्रेडियंट ज्यादा है जब आप, क्योंकि अब आर्टरी एलविलाई के अंदर तो नॉर्मल ऑक्सीजन है ना, जबकि दूसरी तरफ आर्टरीज में कम है, तो ज्यादा नॉर्मल माइनस कम को जब डिक्रीज करेंगे तो आपके पास आंसर इंक्रीज मिलेगा। एक्यूट एनॉक्सिक एनॉक्सिया आपको क्या होता है, हाइपोक्सिया रिलेटेड पूछ रहे हैं, लेसिट्यूड होता है पेशेंट को, हाइपोक्सिक सेलेंजी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में हो सकती है, एनीमिक हाइपोक्सिया मेथेमोग्लोबिनीमिया में हो सकता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस वाले के पेशेंट को स्टेक्निन हाइपोक्सिया हो सकता है। हाइपोक्सिया जिसके अंदर आर्टीरियल ऑक्सीजन कम है, हाइपोवेंटिलेशन हो सकती है कि वेंटिलेट सही नहीं हो सक रहा, जिसकी वजह से आर्टरीज में ऑक्सीजन कम हो गई भी है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, सेम सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। हाइपोक्सिया पेशेंट को ऑक्सीजन कितनी है, 60 है, कम है, हेमोग्लोबिन सही है लेकिन ऑक्सीजन कम है, तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। अब यहाँ से रिलेटेड जो मैंने अभी आपको बात बताई थी, सेम सिनेरियो, एक ही बात बार बार रिपीट हुई भी है, क्या, हाइपोक्सिया के केस के अंदर एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज होती है, हाइपोक्सिया की वजह से एरिथ्रोपोइटिन ऑक्सीडेज की सिंथेसिस ज्यादा होती है, एरिथ्रोसाइट ज्यादा बनेंगे, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा बनेगी, एरिथ्रोसाइट ज्यादा बनेंगे तो ऑक्सीजन डिलीवरी कंपनसेशन शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ रीनल एडिनोमा के केस के अंदर भी हमारी एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा बनती है, तो उस केस में भी हमें पॉलीसाइथीमिया मिलता है। वाइल एंड स्टेज रीनल डिजीज में एनीमिया क्यों मिलता है, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन डिक्रीज होती है। किडनी में से बननी है एरिथ्रोपोइटिन, जब किडनी में एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन रही तो एनीमिया हो जाएगा। किडनी में क्यों नहीं बन रही, वहां पे एंड स्टेज रीनल डिजीज है। अब ये आपने इम्पोर्टेंट बात याद क्या रखनी है, एरिथ्रोपोइटिन कहाँ बनती है, किडनी में, क्यों, पहले हाइपोक्सिया हुआ है, किडनी के सेल्स में हाइपोक्सिया हुआ है, वहां से फिर एरिथ्रोपोइसिस हुई बोन मैरो में, आरबीसी हमें पता है बोन मैरो में बन रहे हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात आपने ये सेल्स याद रखने हैं, एरिथ्रोपोइटिन किडनी में कौन से सेल से बन रही है, डिटेल लंबी लाइन देखें, इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट इन द किडनी इन द क्लोज एसोसिएशन विद द पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी, तो कहाँ पे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सारी बातें याद रखनी है, लेकिन पेपर में जो इसको शॉर्ट करके देते हैं ना, पेरिट्यूब्यूलर इंटरस्टिशियल सेल्स या पेरिट्यूब्यूलर इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट, तो ये सारे ऑप्शन आपके ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन यहीं से बनती है। हाई एल्टीट्यूड है पेशेंट को हाइपोक्सिया हुआ, एरिथ्रोपोइटिन बनी है। रीनल एडिनोमा में हमें पता है एरिथ्रोपोइटिन बनेगी, एरिथ्रोसाइटोसिस होगी, कौन से सेल्स में बनते हैं, पेरिट्यूब्यूलर इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द किडनी। बाकी ये इंपॉर्टेंट बात कर लें, थियोफाइलिन इसकी इनहिबिट करती है, एरिथ्राइड स्टेम सेल्स वो एरिथ्रोपोइटिन की वजह से फिर जेनरेट होंगे और आगे से आरबीसी बनाएंगे। दिस इज रिलेटेड टू रेनिन, हम पढ़ेंगे रीनल सिस्टम के अंदर जेजी सेल्स जो होते हैं वो रेनिन रिलीज करवाते हैं, फिर रेनिन वाला बीपी रिलीज करवाता है रेस सिस्टम के थ्रू। आगे अगर आपके पास पेशेंट आया है एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी के साथ, ठीक है, क्लियर उन्होंने कर दिया एरिथ्रोपोइटिन क्या हुआ है, एंड स्टेज रीनल डिजीज है, तो उसको एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, एचबी कम है, यूरिया ज्यादा है, क्रिएटिनिन ज्यादा है, रीनल डिजीज है, एंड स्टेज नहीं भी है, रीनल डिजीज है, एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी याद रखनी है इसके साथ। अब पेशेंट आपके पास एंड स्टेज रीनल डिजीज के साथ आया है, इसको नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हो गया है, एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी है। आप इसको कुछ बुक्स के मुताबिक आपको आईवी एरिथ्रोपोइटिन देनी चाहिए, जो कि रिकम्बिनेंट फॉर्म में हमारे पास होती है, कुछ बुक्स के मुताबिक आपको एरिथ्रोपो
इलेक्ट्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स देने चाहिए। तो अब आपके पास जो ऑप्शन मौजूद होगा, दोनों आंसर्स ठीक है। एंड स्टेज रीनल फेलियर वाले उसको अनीमिया हो रहा है, एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी है, रीनल फेलियर एरिथ्रोपोइटिन वजह है, ठीक है। रिकम्बिनेंट वाले दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, एंड स्टेज रीनल डिजीज, सब कुछ सही चल रहा हो, ठीक है, एंड स्टेज का टिपिकल वाला सिनेरियो, तो अनीमिया की काज क्या होती है, एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। बेबी born with the 33 weeks shows microcytic hypochromic anemia with 25% hematocrit with the normal saturation। तो अब जो हमारे पास प्री मेच्योर होते हैं उनके अंदर भी, प्री मेच्योर चाइल्ड के अंदर भी एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अब उनके अंदर हमने क्या देना है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है तो आयरन देंगे, लेकिन साथ में एरिथ्रोपोइटिन भी देनी है। और एरिथ्रोपोइटिन जाके क्या करवाती है, बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल को एक्टिवेट करवाएगी और फिर वो रिन्यू होना शुरू, नए आरबीसीज बनाएंगे। ये क्वेश्चन सेम बात आता किस तरह के, अगर आपसे पूछे थे एरिथ्रोपोइसिस का स्टिमुलेटर कौन है। एरिथ्रोपोइसिस क्या होती है, एरिथ्रोसाइट्स बनना, मैकेनिज्म ऑफ एरिथ्रोसाइट, न्यू एरिथ्रोसाइट्स, न्यू आरबीसीज बनना, तो उसको स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइटिन। जबकि हाइपोक्सिया क्या करता है, वो एरिथ्रोपोइटिन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन का रिलीज हाइपोक्सिया की वजह से होगा, ये एरिथ्रोपोइटिन फिर जाके आगे एरिथ्रोपोइसिस करवाएगी। हाँ जी, साइनोटिक में भी सही आपने कहा, ट्रॉफ की मैंने एग्जांपल दी थी, ठीक है। यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई हैं। अब ये सारी वो बातें जो कि आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, स्पेशली जो टेबल हम पढ़ रहे हैं ना, ये आने चाहिए। टॉपिक लंबा है, आगे कंटिन्यू करें, हमने कोशिश करते हैं जितना हो जाएगा 11 बजे तक, फिर हम कल के साथ कंटिन्यू कर लेंगे अगर कुछ बच, ठीक है। कुछ आप आगे देखें, ये आपका ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी क्यू रेशियो का। ये मैंने बीआरएस से ऐड कर दिया है, काइंडली यहीं से कंसेप्ट बना लें, यहीं से समझ लें। और आपको हर जगह पे इसकी ना डिफरेंट एक्सप्लेनेशन, डिफरेंट तरह से घुमा के लिखे हुए, गलत आंसर्स मिक्स करके सही आंसर तक पहुंचे हुए, आपने इस अपने कंसेप्ट को बीआरएस से बनाए, इस कंसेप्ट को बिना छेड़ना नहीं है, इसी की बेस पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से करेंगे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा बनेगा और आपका पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। कहीं से जहाँ इनकी डिफरेंट लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई होंगी ना, मैं रिकमेंड करूंगी ना पढ़े। देखिए हम देख कह रहे हैं वी क्यू रेशियो, अभी तक हमें पता है वी क्यू रेशियो होती क्या है। वी इज फॉर वेंटिलेशन, कितनी एयर आ रही है, क्यू इज फॉर परफ्यूजन, कितना ब्लड आ रहा है। हम दो सिनेरियो देख रहे हैं, वी क्यू रेशियो कहाँ कहाँ चेंज होती है। फर्स्ट सिनेरियो हमारे पास होना है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। वो आपको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए कोई भी सिनेरियो बना दे, एट द एंड आपको क्या देंगे, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, स्टेक ट्रेकिया में कॉट हो गई है, ठीक है, चोकिंग वाली। जी डॉक्टर जवेरिया। डॉक्टर जवेरिया, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। अब देखें वो कह रहा है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब वी क्यू रेशियो के अंदर वी थी ना एयर रिलेटेड, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुई, एयर नहीं आएगी, तो वी जो है वो 0 हो जाएगा। अब आपके पास जब v ओवर क्यू 0 हुआ, रेशो के अंदर ऊपर वाला 0 हो गया, तो आप उसको किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे 0 को, परफियन पूरी हो रही है, आंसर 0 आएगा। दिस इज लाइक राइट टू लेफ्ट शंट, जिसमें भी हमने शंट पढ़ा था। तो शंट में क्या हो रहा था, गैस एक्सचेंज नहीं हो रही, गैस आएगी तो एक्सचेंज होगी ना, एयर तो आ ही नहीं रही, नहीं, जब एयर आ नहीं रही एक्सचेंज नहीं हो रही, जैसा ब्लड आया है लंग तक पहुंचा है, ठीक है, वीनस ब्लड आई है लंग तक, एग्जैक्ट वैसा ब्लड ही पल्मोनरी कैपिलरीज में रह जाएगा, उसके अंदर वैसी ऑक्सीजन होगी, वैसी कार्बन डाइऑक्साइड, एयर तो आई नहीं एक्सचेंज हो, तो उसके बाद फिर वही वाला ब्लड ही, सेम ब्लड आर्टरीज में जा जाएगा। तो पल्मोनरी कैपिलरी का ब्लड या सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड, इनके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सेम लाइक द मिक्स्ड वीनस ब्लड हो जाएगी, साथ में इंक्रीज ए ग्रेडियंट होगा, सेम अभी हमने पढ़ा था क्यों होगा। अगली चीज देखें वी क्यू रेशो, कहाँ पे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब हम इसका अपोजिट देख रहे हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ब्लॉक क्या हुई है, आर्टरी ब्लॉक हुई है, आर्टरी ब्लॉक हुई है,
ब्लड नहीं आ रहा, क्यू 0 हो गया। ठीक है, अब जब ऊपर वाली चीज रेशो निकालते हुए ज्यादा होती है, वी नॉर्मल है, एयर आ रही है, क्यू 0 हो गया, ऊपर वाली जब चीज नॉर्मल हो, नीचे 0 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आती है। दिस इन्फिनिटी ये वही है जो डेड स्पेस में होती थी, हमने कहा था डेड स्पेस में परफियन वेंटिलेशन परफियन मिसमैच हो रहा होता है, वीक्यू इंक्रीज हो रही होती है, ये वही बात लिखी हुई है। तो वीक्यू जब इंक्रीज हो रही होती है, डेड स्पेस में भी यही काम हो रहा होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी यही हो रहा है। वो क्या रहा है, गैस एक्सचेंज नहीं हो रही, वेंटिलेशन हो रही है, एयर आ रही है, लेकिन एक्सचेंज के लिए ब्लड आएगा तो उससे एक्सचेंज होगी ना, तो ब्लड तो आ ही नहीं रहा। तो इंस्पायर्ड एयर के अंदर जितनी ऑक्सीजन थी, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी, एग्जैक्ट वैसे ही एल्वेलाई के अंदर रह जाएगी। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया है? दो सिनेरियो आपने याद रखने हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब आर्टरी ब्लॉकेज को आपको जिस भी तरह दे रहे, नंबर 2 जिस भी तरह से आपको एयरवे ब्लॉकेज का दे रहे, काज जो भी बनाते हैं एट द एंड ये हुआ। अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो अभी तक हमने चीजें पढ़ी थी रेफ्यूला में क्या क्या है। अभी मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए थे लंग के 3 जोन, 1 और बेस वाला, ये बात मैंने आपको दिखा दी थी। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन सेम बात लिखी हुई है यहाँ पे भी, ठीक है, बीआरएस वाली करेंगे, इन्होंने बीआरएस को ही कॉपी किया हुआ है यहाँ वाली, इस कंसेप्ट को आप तब चेंज नहीं करना। क्वेश्चन देखें, एपेक्स के ऊपर क्या था, हमने कहा था वी क्यू रेशियो इंक्रीज होती है, एपेक्स जोन 1 था, जोन 1 पे वी क्यू रेशियो ज्यादा थी। उसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म में इंक्रीज होती है। ये अब आपका इंपॉर्टेंट बात है, जब ना एक बंदा जो एथलीट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करेगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, जोन 1 की हमने अलग से देखी, 2 की अलग, 3 की अलग। जोन 1 में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था, 2 में नॉर्मल थोड़ा सा हो रहा था, मतलब मॉडरेट हो रहा था, जोन 3 में ज्यादा हो रहा था। अगर एक्सरसाइज कर रहा है ना बंदा, तो उसके सारे जोन्स में, तीनों जोन्स के अंदर लंग के ब्लड फ्लो इक्वल हो जाता है, तो सारे जोन 3 की तरह काम करने लग जाते हैं, सब में ब्लड फ्लो ज्यादा होता है एक्सरसाइज के केस के अंदर। एक्सरसाइज के अंदर जो बाकी चेंजेस आनी है हम एंड पे देखेंगे। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाला सिनेरियो है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होगा, एल्वियोलर ऑक्सीजन जो है वो इंस्पायर्ड एयर के इक्वल हो जाएगी। साइकोलॉजिकल काज, सॉरी फिजियोलॉजिकल काज ऑफ हाइपोक्सीमिया यही होता है कि वेंटिलेशन परफियंस इनइक्वल हुआ है, कहीं ना कहीं मसला आया है इसमें। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर इन्फिनिटी हो जाएगी। हमारे पास टाइम अब थोड़ा है, तो हम कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये समझने और याद करने वाला है। अभी हम ये दो टेबल्स कर लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर एक्सरसाइज का क्या क्या इफेक्ट आता है। देखिए हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर एक्सरसाइज, एक बंदा है हमारे पास नॉर्मली, वो एक्सरसाइज शुरू करे, उसने एक्सरसाइज की, सबसे पहले क्या होगा, एक्सरसाइज जो हमारे मसल्स हैं, मसल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की कंजप्शन ज्यादा होगी, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो ज्यादा है वो एक्युमुलेट होने शुरू होगी, कल हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेंसर्स होते हैं, पेरिफेरल भी और सेंट्रल भी। अभी फिलहाल ये देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है तो उसकी वजह से फिर वेंटिलेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। कैसे होता है ये हम कल मैकेनिज्म में देखेंगे, कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। जब वेंटिलेशन रेट ज्यादा होगा तो उसके साथ साथ आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वो वेंटिलेशन रेट ज्यादा होकर उसको अकोमोडेट कर रहा है। जो चेंज आनी शुरू हुई थी वेंटिलेशन रेट में, उसको अकोमोडेट कर लिया। मॉडरेट एक्सरसाइज के अंदर आर्टेरियल पीएच पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर स्ट्रेनस एक्सरसाइज है तो लैक्टिक एसिडोसिस होने लग जाएगी, आर्टेरियल पीएच कम होगी, वीनस पीसीओ2 ज्यादा होगी। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई थी वो कहाँ गई जाएगी, टिश्यू में बन रही है ना, मसल्स है, तो मसल से वेन्स में जाएगी, तो वीनस ब्लड के अंदर आपको ज्यादा मिलेगी। उसके अलावा फिर कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, एक्सरसाइज हो रहा है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो ज्यादा होगा,
और ये वो बात है जो मैंने ऊपर भी आपको भी कहा कि इसको कर लें, VQ रेशो जो है वो तीनों पार्ट्स ऑफ लंग तीनों जोन में इक्वल हो जाएगी, पूरा जो लंग होगा वो जोन 3 की तरह काम करेगा। नेक्स्ट हम देखने लगे हैं हाई एल्टीट्यूड का क्या क्या इफेक्ट आता है, एडॉप्टेशन में क्या क्या होती है। नंबर 1, हाई एल्टीट्यूड में क्या होगा, पहली चीज एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज आएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन कम मिलेगी। जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कम होगी तो एल्विलाई में कम होगी, एल्विलाई में कम होगी उस वहां से आर्टेरीज में कम हो जाएगी। जब आर्टरीज में ऑक्सीजन कम होगी तो जब ऑक्सीजन आर्टरीज में कम होती है ना, फिर मैं वही बातें कल पढ़ेंगे, पेरिफेरल वाले कीमो रिसेप्टर होते हैं वो सेंस कर लेंगे, वो इसको सेंस करते हैं, वो वेंटिलेशन रेट को इंक्रीज करवा देते हैं। जब वेंटिलेशन रेट ज्यादा होगा उसके साथ साथ हमारी आर्टीरियल पीएच ज्यादा हो सकती है, रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगी। जो हाइपोक्सिया हुआ था उसको सेंस किसने किया था, किडनी के सेल्स भी करेंगे। हाइपोक्सिया जो भी हमने मैकेनिज्म पढ़ा है, एरिथ्रोपोइटिन ऑक्सीडेज इंक्रीज होगा, एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज होगा तो एचपी ज्यादा हो जाएगी। उसके अलावा 2,3-DPT की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। ये वो वाली चीज हो रही है जो हमने कहा था राइट शिफ्ट हो जाती है हाई एल्टीट्यूड के केस में, ये वो राइट शिफ्ट होने की तरफ जा रही है। 2,3-DPT ज्यादा होगी, शिफ्ट टू द राइट हो जाएगी। राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, एफिनिटी डिक्रीज होने लग जाती है। और वेसल्स की कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कहा है कि पल्मोनरी वेसल्स की हाइपोक्सिया वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है तो वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अच्छा, अब एक यहाँ से अगर आपको एक चीज याद रह जाए, जिस टाइम ये हाइपर वेंटिलेशन हुई है ना, इसकी वजह से हमने क्या कहा, रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस हुई है। हाइपर वेंटिलेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो रही है, अल्कलोसिस हो रही है। इस अल्कलोसिस की वजह से ना अल्टीट्यूड सिकनेस होती है। अल्टीट्यूड सिकनेस का कोई क्वेश्चन ही आ जाता है, हाई अल्टीट्यूड पे जाने से जो सिकनेस होती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम एसिटाजोलामाइड यूज करते हैं। ठीक है, ये वाले दोनों टेबल आपके फिर इंपॉर्टेंट है, और एसिटाजोलामाइड भी इसके साथ नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है। कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग में से जो हमारा टॉपिक अब रह गया हुआ है वो है, हमने सेंट्रल और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर देखने हैं जो कंट्रोल कर रहे थे ब्रीदिंग को। मेडुला के अंदर कौन से ग्रुप है वो सब कुछ हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, क्योंकि हमारा टाइम कंप्लीट होने वाला है। अभी मुझे बताइएगा इससे रिलेटेड आपकी कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन मजीद ऐड कराना हो, कुछ चीज। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी स्पेशलिटी में दे रहे हो ये सिस्टम। और अब आपने इस लेक्चर के बाद जो पहले काम करना है ना, अपनी फार्मूला कहीं पे ऐसी जगह पे रखनी है, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में एक फोल्डर बना लें जहाँ से आप रिपीट करें। ये चीजें ना रिवीजन से याद होती है, फिर वो रट्टे वाली चीजें ना, फार्मूला एट द एंड आपको याद करना है। ए ग्रेडियंट्स का बताता हूँ। अच्छा देखिए, ए ग्रेडियंट होता ही है, हम ना ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पी, जो ऑक्सीजन का वाइब्रेशन प्रेशर होता है ना पी वाला, उसको हम मेजर कर रहे होते हैं। हम कहाँ कहाँ करते हैं, जो आपने ये देखा ना कैपिटल ए एल्विलाई में, स्मॉल ए हम करते हैं आर्टरीज में, ठीक है। और उसको फिर हम माइनस कर देते हैं, कैपिटल वाला PaO2 माइनस स्मॉल वाला। तो जो हमारे पास आंसर आता है ना, अगर तो आए 0 to 10 तो इसका मतलब है हमारा ए ग्रेडियंट नॉर्मल है। और अगर ये आए इंक्रीज 10 से ज्यादा तो हम कहते हैं ए ग्रेडियंट इंक्रीज हो है। ठीक है, जब नॉर्मल है ना उसका मतलब क्या, ऑक्सीजन इक्विलिब्रियम है, एल्विलाई में आ रही है, एल्विलाई से आर्टीरियल में जा रही है, आर्टीरियल में नॉर्मली उसका एक्सचेंज हो रहा है, इक्विलिब्रियम के अंदर। लेकिन जब इक्विलिब्रियम में नहीं है, 10 से ज्यादा आ गया, उसका क्या मतलब है कि एक्सचेंज सही नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं कोई मसला है। अब वो मसला हमने कहा था कब होता है, अभी जब हमने उसकी एक एग्जांपल पढ़ी थी राइट टू लेफ्ट शंट, कोई मसला आया हुआ है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट से जैसे का साइनोटिक हार्ट डिजीजेज है, उसके अंदर एक्सचेंज नहीं हो सक रहा, लंग्स तक ब्लड पहुंच ही नहीं रहा, तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा अगर लंग्स में फाइब्रोसिस है तो भी इंक्रीज मिल सकता है।
ठीक है, इन सब में क्या होगा, एल्विलाई के अंदर तो ऑक्सीजन आ रही है लेकिन वो एक्सचेंज होके ब्लड में नहीं जा रही, तो तब हम क्या कहते हैं, ए ग्रेडियंट। अब नॉर्मल ए ग्रेडियंट वाले केसेस में भी हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपोक्सीमिया हो सकता है, मतलब टिश्यू आर्टरीज के अंदर ब्लड ऑक्सीजन कम है लेकिन ए ग्रेडियंट नॉर्मल है। उसकी वजह क्या होगी, एल्वुलाई में ही कम आया है। मसला कहाँ पर है, कहीं बाहर मसला है। वो मसला क्या हो सकता है, या तो हाई हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है ना, एल्वुलाई में ही कम आ रहा है क्योंकि एनवायरमेंट में कम है। तो आपका ए ग्रेडियंट नॉर्मल है लेकिन हाइपोक्सीमिया होगा। मैं, हाँ, हाइपोक्सीमिया होगा कि आर्टीरियल ऑक्सीजन कम है, फिर उसकी वजह से बाद में हाइपोक्सिया भी हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, किसी वजह से पेशेंट एनवायरनमेंट में तो ठीक है, हाइपोवेंटिलेट कर रहा है, हाइपोवेंटिलेट का कोई भी काज है, वेंटिलेशन सही नहीं हो रही, तो एल्विलाई में भी ऑक्सीजन ठीक नहीं आई, वो आर्टरीज में भी ठीक नहीं जाएगी, तो लेकिन रेशो ठीक रहेगी, आपस में डिफ्यूज हो रही है अवेलेबल थोड़ी है। तो ए ग्रेडेड नॉर्मल अगर अवेलेबल है, एल्विलाई में है लेकिन ब्लड में आर्टरीज में कम है, तो उसका क्या मतलब है, रेशो ज्यादा, और मसला कहाँ पर है, कोई शंट है, राइट टू लेफ्ट शंट या फिर फाइब्रोसिस वगैरह हुई हुई है। ठीक हो गया। फार्मा नहीं है, फार्मा हमने जीआईटी की जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें थी वो साथ कर ली थी। इसी तरह कल हम रेस्पिरेटरी रिलेटेड साथ साथ करेंगे, अलग से पढ़ने का टाइम नहीं निकल सकता शेड्यूल में ना, चैप्टर वाइज हम साथ साथ करेंगे। मजीद बताइएगा कोई चीज। अरे जल्दी से बताएं, बोहर इफेक्ट में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोहर इफेक्ट के अंदर कौन से वाली शिफ्ट होती है, कौन सी साइड पे, जाने से पहले बता के जाए सारे। बोहर में कौन सी साइड है, और हेल्डेन में कौन सी साइड है। गुड डॉक्टर, आप बोहर आर से अगर आप याद रखें तो इट इज राइट शिफ्ट, और हेल्डेन वाले के अंदर लेफ्ट। वेरी गुड डॉक्टर साहब। अच्छा, साथ में फिर ये भी बताएं, जब राइट शिफ्ट होती है तो ऑक्सीजन डिलीवरी इंक्रीज होती है, डिलीवरी पूछ रही हूँ टिश्यूज में, ठीक है, डेफिनेटली नहीं, डिलीवरी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है राइट शिफ्ट के अंदर। राइट के अंदर डिलीवरी इंक्रीज होगी। राइट को अगर आप राइट से याद रख लेना, राइट से रेज, राइट का आर है ना, तो आर से रेज्ड डिलीवरी कर लें और एफिनिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, इन चीजों को अब आपने रिवाइज करना है, कोई मसला आ रहा हो, जितनी चीजें अभी पढ़ी हैं इससे रिलेटेड, बाकी पैथोलॉजी भी इसकी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो भी कल करेंगे, और जो अभी हमने टॉपिक छोड़ा है वो भी इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।